नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में हमारा जो एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका यूपीएससी का भी और कई एग्ज़ाम पाइपलाइन में भी हैं, उन सभी के लिए इकोनॉमिक्स एक आज के समय में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया है प्रश्नों के लिहाज से। तो हम ये पीटी 365 विजन आईएएस आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या रहता है कि ये जो विजन आईएएस की या अन्य जितनी भी अंग्रेजी माध्यम के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका जो ट्रांसलेशन हिंदी में होता है वो थोड़ा सा दुख देता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी ये पूरा सेक्शन डिस्कस कर लूं और जो जटिल शब्दावली या लाइनें हैं उनको सरलतम रूप से आपके साथ डिस्कस कर पाऊं, जिससे कि एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन अभ्युदय आईएएस क्लासेस में। तो हाँ, ये बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है, इसको हम एक बार कर लेते हैं। मई 2020 से लेके जनवरी 2021 तक का ये पूरा डेटा रहेगा दोस्तों। इसमें कुल 10 ऐसे मेन टॉपिक्स हैं, मतलब कि 10 सेगमेंट में बांट रखा है इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को, जिसमें पहला है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। इसके अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स रहे थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, पहला है साहब राजकोषीय नीति में सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र। देखिए, राजकोषीय नीति से तात्पर्य थोड़ा सा ये ध्यान कर लीजिए। राजकोष, राजा का कोष, मतलब ऐसा फंड जिसमें राज्य का आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा रखा जाता है, वह ये राजकोष है। मतलब ऐसी तिजोरी, राजा की तिजोरी या सरकार की तिजोरी, जिसके अंदर तिजोरी में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वह राजकोषीय नीति के अंदर डिस्कस की जाती है। और इसी में पहला टॉपिक आता है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेप्ट, सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र। तात्पर्य ये है कि भैया यदि मेरी कोई सरकार है तो मैंने कितना तो कर्जा ले लिया, उसके बारे में एक पेपर निकाला गया है और उस डेप्ट का मैनेजमेंट कैसे हो इस पेपर के माध्यम से, यह सरकार की इसके अंतर्गत मंशा थी। सुर्खियों में क्यों था? केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ऋण पर एक स्थिति पत्र जिसका 9वां संस्करण जारी किया गया था, इसलिए ये लाइमलाइट में था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, यह जो स्थिति पत्र आपके सामने पेश किया गया है, यह किस टाइम फ्रेम के लिए पेश किया गया है? 2019-20 से लेके 21-22 तक के जो आपके फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार के ऋण प्रबंधन रणनीति को इसमें शामिल किया गया है कि हमने केंद्र ने कैसे डेब्ट मैनेजमेंट किया, उससे रिलेटेड ये स्थिति पत्र है। और इनको निकालने का उद्देश्य क्या रहता है इस प्रकार के स्थिति पत्र का, जिसके माध्यम से अब आप जो ऋण लेंगे उनसे संबंधित आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। क्लियर? डीएमएस का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सरकार के वित्त पोषण आवश्यकताओं और भुगतान दायित्वों को वहनीय जोखिम स्तर के अनुरूप न्यूनतम संभव लागत पर पूरा किया जा सके। थोड़ा सा क्या अंग्रेजी की हिंदी बनाते हैं तो कठिन करते थे। कुल मिला के बाद इतना है कि जो भी आप अपना वित्त पोषण, मतलब जो आप कर्जा ले रहे हो, कितना आपकी आवश्यकता है और उसके अगेंस्ट में भैया चुकाओगे कैसे, ये जो आप जोखिम ले रहे हो कैसे कम से कम कॉस्टिंग पे भैया आप ये कर्जा लेके आओगे, ये सारी बातों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, यह नाम से स्थिति पत्र निकाला गया है। क्लियर? सरकारी डेब्ट देख लीजिए, कर्जा एक तो पब्लिक से लेते हैं और एक अदर लाइबिलिटीज भी होती है, इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट। भैया आपने अपने अंदर के सोर्सों से अगर कर्जा लिया तो इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल हो जाएगा यदि बाहर से आप लेके आए। अब इंटरनल डेब्ट में दो प्रकार के होते हैं कर्जे, एक तो मार्केट का और एक नॉन मार्केट का। मार्केट के अंतर्गत कौन कौन से आ गए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन में निकाल दिए, मतलब कि कागज का टुकड़ा निकाला और बाजार में निकाल दिया कि साहब ये आप ले लो, इस ये ट्रेजरी बिल आप खरीद लो और इसमें जो हमने ब्याज का मेंशन कर रखा है इतना हम आपको ब्याज दे देंगे और इसके बदले में आप हमें पैसा दो। एक प्रकार तो ये हो गया लोन लेने का। दूसरा हो गया नॉन मार्केटेबल डेब्ट, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट सिक्योरिटीज, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा लेने की बात कर रहा है। देखिए, इकोनॉमिक्स के जो अपने पुराने लेक्चर्स वो देख लेंगे ना, तो आपको ये जो छोटी छोटी शब्दावली ये दुख नहीं देंगी। अदर लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड आ गया, रिजर्व फंड्स एंड डिपॉजिट्स और अदर अकाउंट्स आ गए। इनमें भी भैया सरकार की लाइबिलिटी होती है। क्लियर? प्रोविडेंट फंड में भी सपोज करो सरकार को पैसा डालना पड़ता है ना आधा। सरकारी नौकरी में जब आप चल जाओगे तो एक पार्टीशन तो आप योगदान देंगे एम्प्लॉयर का, एक होगा एम्प्लॉय का। ठीक है? सरकारी ऋण प्रबंध का महत्व देखो, हमारे गांव में कहावत है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कम से कम कर्जा है, ये जिसके ऊपर कर्जा नहीं है,
उसके प्रति आपका विश्वास अधिक रहेगा कि भैया इसकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत है। सेम बात यहाँ पर डिपेंड करती है, जो सरकारी ऋण का स्तर होता है कितना कम या अधिक है, यह हमारी सरकार की राजकोषीय क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। कैसे? जो निवेशक है वो देखता है कि भैया जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान कर्जे में डूबा पड़ा है, तो कोई इन्वेस्टर वहां जाके पैसा नहीं लगाएगा कि पहले ही इसके पैर उखड़े पड़े हैं, हम क्यों लगाएं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि सरकार ऋण का प्रबंधन का महत्व क्यों है, कि इसके कारण से हम इन्वेस्टर का विश्वास जीत सके। निजी क्षेत्र के लिए क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न करता है तथा वाणिज्यिक बैंकों के लिए राजकोषीय दबाव का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में मुद्रास्फीति जनित दबाव, विनिमय दर संबंधी जोखिम और उच्च करों जैसी स्थितियों को भी उत्पन्न करता है। देखिए जितने भी शब्द है ना दोस्तों, इनको अगर आपको एलोबरेटली वे में समझना है तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एक बार देख लेना इकोनॉमी के, अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, अब उनको समझते हैं। पहला है डेब्ट टू जीडीपी रेशो, ऋण जीडीपी अनुपात। किसके साथ अनुपात हो रहा है? जैसे कि मैंने बोला 5 समोसा, और किसके साथ अनुपात कर दिया मैंने? 10 डबल रोटी, ठीक है, या 10 रोटी। तो ये क्या अनुपात हो गया कि यदि मैं 5 समोसा लेके आऊंगा तो ये किसके बराबर हो गया? 10 आपके डबल रोटी के अकॉर्डिंग हो गया। ये मैंने रेशो बता दिया। अब अगर ये कम या ज़्यादा होता रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते रहेंगे भैया इतना समोसा इसने खा लिया, इतनी डबल रोटी ये खाएगा। ऋण जीडीपी अनुपात इसको ऐसे समझें, जैसे कि साहब ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करता है? 5 समोसे खा जाता है। कितने खा जाता है? 5 समोसे। इसका अनुपात क्या हो गया? 1:5 हो गया। क्लियर? और एक ये व्यक्ति है, ये मात्र 2 समोसे खाता है, तो इसका रेशो हो गया 1:2। क्लियर? इसी प्रकार से ये तो हो गया आपका ऋण और ये हो गया आपका जीडीपी। मतलब कि अगर जीडीपी आपकी 10 रुपए की है और आपने 1 रुपए का कर्जा ले रखा है, एक स्थिति तो ये बन गई। एक आपने 2 रुपए कर्जा ले रखा है, एक आपने 10 रुपए की जीडीपी 2 रुपए का कर्जा ले रखा है, तो कौन सी स्थिति बेहतर हो गई? ये स्थिति बेहतर हो गई। बाकी के फैक्टर्स अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो मतलब तात्पर्य क्या हो गया कि ऋण जीडीपी अनुपात से क्या तात्पर्य है? ऋण जीडीपी अनुपात देश की सकल घरेलू उत्पाद में जो सार्वजनिक ऋणों के अनुपात को दर्शाता है। कि मतलब साहब आपकी जीडीपी 10 रुपए की है और उसमें आपका ऋण कितना ले रखा है? आपने 1 रुपए ले रखा है। यह रेशो इसमें शो होता है। क्लियर? और इससे क्या होता है? किसी राष्ट्र की उस क्षमता को प्रदर्शित करता है कि वह अपने ऋणों का भुगतान करने में कितना सक्षम है। अगर ऐसा हो कि आपका जो ऋण है किसी देश का वो तो हो 10 और जीडीपी है आपकी 11, तो आप बताइए क्या ये ऋण का भुगतान कर पाएगा क्या? बोलो भैया तुम्हारी जीडीपी तो 10 है, अगर ऋण में भुगतान कर दिया तो देश कैसे चलाओगे? या आपने ऋण तो ले रखा है 11 और जीडीपी आपकी 10। तो इन ऋण जीडीपी अनुपात से हम ये देख पाते हैं कि किसी भी देश की उन ऋणों का भुगतान करने में वह कितना सक्षम है, यह रेशो में ये सूचित करता है। देखिए सार्वजनिक व्यय किए बिना किसी भी देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए ऋण जीडीपी अनुपात महत्वपूर्ण है। एक होता है रोल ओवर जोखिम। रोल ओवर जोखिम क्या होता है? जैसे कि साहब गांव में एक किसान है, उसने कर्जा लिया, ठीक है, 100 रुपए का कर्जा लिया। अब बोला था कि 1 साल में चुका दूंगा मैं। अब 1 साल में ये आदमी चुका नहीं पाया, तो इस कर्जे को चुकाने के लिए उसने 100 रुपए कर्जा और ले लिया। क्लियर? अब ये दोबारा जो कर्जा जिस व्यक्ति ने दिया है, यहाँ एक बड़ा खुर्राट व्यक्ति, मतलब जो पुरानी पिक्चरों में मुनीम टाइप का आदमी होता था ना, आप देखते थे गांव में होता था एक जमींदार, बहुत ही लालची काइया किस्म का। तो ये क्या करता था? इसी ने इसको 100 रुपए दिए थे। अब उसको मालूम था, पहले तो इसने 100 रुपए दिए थे, सपोज करो 2 रुपए ब्याज पे प्रति सैकड़ा, ठीक है। और अब क्या दिया इसने? दोबारा 100 रुपए दे तो दिए, बोले देख तेरा पुराना 100 रुपए का तेरे को कर्जा चुकाना है, चुका ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अगला 100 रुपए मैं तेरे को दूंगा ये किस हिसाब से दूंगा? 3 रुपए के हिसाब से दूंगा। अब कितना ब्याज चालू करवा लिया उसने? 3 रुपए ब्याज ये चालू करा लिया, और पहले के 2 रुपए ब्याज के भी काट लेगा इसमें से। समझ रहे हो? मतलब 12 महीने रखा तो 24 रुपए तो यहाँ काट लिए इसने। 24 रुपए काट के इसने 76 रुपए इसको दिए। अब बेचारा ये किसान क्या करेगा? 76 रुपए में 24 रुपए अपने घर से जोड़ के लाके इसको वापस दे देगा। अब 3 रुपए क्या हो गया? ऊपर से ब्याज और चालू हो गया। रोल ओवर रिस्क। सरकार भी क्या करती है मेरे प्यारे दोस्तों? सरकार भी ऐसे ही करती है, अपना पुराना ऋण चुकाने के लिए और ऋण लेके आ जाती है, और वह जब ऋण लेके आती है तो वह ऋण अधिक आपको ब्याज दर पे लेके आना पड़ता है। क्लियर? रीफाइनेंसिंग ऑफ डेप्ट, ये क्या कहलाता है? रीफाइनेंसिंग ऑफ डेप्ट, अर्थात विशेष रूप से नए ऋण पर लगाया जाने वाला ब्याज
पुराने ऋण पर लगाए जाने ब्याज से अधिक होगा। सामान्यतः परिपक्वता अवधि जितनी कम होगी, रोल ओवर जोखिम भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप देखो कि अगर आपने 10 रुपए लिए, 10 रुपए लिए आपने कर्जा लिया चुकाने के लिए, 1 साल में चुकाना है, तो क्या आपकी इतनी इनकम है क्या जो आप 1 साल में चुका दोगे? तो इस पे क्या रहता है, तो ब्याज भी अधिक रहता है और आपका जोखिम भी रहता है। एक आपने 10 रुपए का कर्जा चुकाने के लिए दोबारा कर्जा 10 रुपए लिया और आपने इसको 5 साल के लिए तोड़वा लिया, मतलब कि हर साल आपको 2 रुपए इकट्ठे करके देने हैं और उसमें जो ब्याज होगा वो ब्याज आप जोड़ के दे दोगे, मतलब इतना भार नहीं पड़ेगा। मतलब मान लो कि 3 रुपए ब्याज से पड़ रहे हैं, तो इसमें आपका जोखिम कम हो जाता है। लेकिन रोल ओवर जोखिम में यदि आपके पास समय कम दिया है तो आप पे खर्चा बढ़ जाता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर असर्शन रीजनिंग में इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो तुम अटको नहीं। अगला, मुद्रा या विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में। देखो अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते जाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, मेरा मन नहीं मानता अगर मुझे दिख जाता है कि पूरा एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं और मैं ऐसे करने लगा तो ये पूरी एक ही टॉपिक, मतलब कि ये 1.1 जो है यही पूरा आपका 1-2 घंटे ले लेगा। मैं इसको अब कट शॉर्ट करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। मैं ये आशा करता हूँ कि यह जो जितने भी टॉपिक है, इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स से अपने सारे लेक्चर जो यूट्यूब चैनल पे है वो आपने अटेंड कर लिए होंगे, और नहीं भी अटेंड किए होंगे तो बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी। कुछ जटिल शब्द होंगे, कुछ जटिल टर्मिनोलॉजी होगी, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। मुद्रा या विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, ये क्या है? देखो साहब, एक ऋण पोर्टफोलियो होता है। ऋण पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि आ, ये एक व्यक्ति है, इसने कर्जा ले रखा है, 3 जगह से कर्जा ले रखा है। अपने भाई से ले रखा है 10 रुपए, और बैंक से लोन ले रखा है 10 रुपए, और उसने पर्सनल लोन भी ले रखा है 10 रुपए। भाई से कर्जा लिया, सपोज करो भाई ने बोला कि तू भाई मुझे 1 रुपए ब्याज दर पे कर्जा दे दे, मतलब इसको 100 कर देते हैं, सैकड़ा कर देते हैं, 100 100 रुपए, 100 रुपए पर 1 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से भैया इसने कर्जा ले रखा है। और ये जो बैंक से ले रखा है, बैंक से 1.5 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से ले रखा है। और जो पर्सनल फाइनेंस है, ये 2 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से ले रखा है। तो अब एवरेज निकालोगे तो आपकी ब्याज दर अलग आएगी। अलग कितनी आ जाएगी? 2 3 4 4.5, मतलब कि करीबन 1 सवा से 1.5 के आसपास आपका क्या आएगा, ब्याज दर आ गई। क्लियर? ये क्या कहलाता है? आपका ऋण पोर्टफोलियो कहलाता है। ये कह रहा है कि यह ऋण पोर्टफोलियो की सुभेद्यता से संबंधित है। इसके साथ साथ वह बाह्य ऋणों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में हुए ह्रास तथा सरकार के ऋण सेवा लागत में संबंध वृद्धि से संबंधित है। देखो भैया, वही अंग्रेजी की जो हिंदी करी है तैसी गूढ़ हिंदी कर देते हैं, तो सामान्य बालक कैसे समझ पाएगा यार? इसको ऐसे समझो कि मैंने सपोज करो यूएसए से कोई लोन लिया, 2 महीने पहले लोन लिया, तो उनका $1 कितने का था? 50 रुपए का था फॉर एग्जाम्पल। और 1 महीने बाद ये $1 की कीमत कितनी हो गई? 55 रुपए हो गई। ठीक है? तो अब मुझे बताओ, मैं तो क्या करूंगा साहब, वर्तमान डॉलर के हिसाब से तो पेमेंट करूंगा। तो कहाँ, तो मुझे पहले $1 का 50 रुपए पड़ रहा था, अब मुझे $1 के 55 रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्या? 55 रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, और सारी कैलकुलेशन किस में चलेगी? डॉलर रेट पर ही चलेगी। तो यह भी एक प्रकार का जोखिम होता है। हाँ, यदि घरेलू मुद्रा के मूल्य में डेप्रिसिएशन हो गया, घरेलू मुद्रा के मूल्य में डेप्रिसिएशन से तात्पर्य क्या है कि भैया पहले आपका $1 में 70 रुपए मिलते थे, अब क्या हो गया, इसका डेप्रिसिएशन हो गया, ह्रास हो गया, मतलब कमजोर हो गई। $1 में अब आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर? यह डेप्रिसिएशन या मूल्य में जो ह्रास हो जाता है घरेलू मुद्रा के, इसकी वजह से भी जो गवर्नमेंट बाहर से ऋण लेता है उसकी भी कॉस्टिंग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का यह भी जोखिम होता है, करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। क्लियर है? अगला, राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुगतान। अब देखो, राजस्व प्राप्ति से संबंधित राजस्व प्राप्ति क्या होता है? अब समस्या क्या आती है कि आप बालक तो हर प्रकार के देखते हैं, तो मन करता है कि अब ये राजस्व वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर दें। मोटा मोटा देख लो, राजस्व मतलब रेवेन्यू, सरकार की जो आय होती है उससे ये संबंधित है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित ऋण के बदले चुकाए गए कुल ब्याज भुगतान का एक अनुपात होता है। मतलब कि मेरी कमाई 10 रुपए है और मैंने जो ऋण ले रखा है उसको कितना ब्याज चुका है। सपोज को 10 रुपए मेरी कमाई है और 5 रुपए मेरे ब्याज में चले जाते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा है।
इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीव्ड, राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुगतान। तब कितना आपके पास राजस्व बचा? 5 रुपये बचा। अब आप देख लीजिए, जितना अधिक ब्याज होगा, जितना अधिक आप ब्याज का भुगतान अपने राजस्व प्राप्ति से कर रहे होंगे, तो कितना पैसा ही आप सार्वजनिक व्यय में देश में खर्च कर सकते हैं, ये बात बताता है। एक होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये क्या होता है? इन प्रतिभूतियों को परिवर्तनशील कूपन दर पर जारी किया जाता है, मतलब कि बाजार के अनुसार इनकी रेट बदलती रहती है, फ्लोट होती रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती है। क्लियर? अगला, सकल राजकोषीय घाटा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ये क्या कहते हैं? जितना आपका राजस्व प्राप्त हुआ है और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति है, ध्यान रखो, राजस्व प्राप्ति भी आ गई इसमें और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति भी आ गई। सपोज करो राजस्व मुझे 10 रुपये मिला और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति मुझे 5 रुपये थी, तो टोटल कितने रुपए का हुआ भैया मेरा? राजकोष में कितने रुपए है? 15 रुपए है। क्लियर? और मेरा खर्चा हो गया सपोज करो 16 रुपए, कमाई हुई 15 रुपए, खर्चा हो गया 16 रुपए, तो ये कितना आया? 1 रुपये ये घाटा आया। ये घाटा कौन सा है? यही मेरा भैया सकल राजकोषीय घाटा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको ध्यान ये देना है, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, ये कैपिटल रिसीप्ट्स है, ठीक है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स। अब इसको खोल के समझाने का वक्त नहीं है, एक बार आप ये देख लो। अब आपको जैसे गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति वगैरह समझने हैं तो लेक्चर देख लेना। इन दोनों को जोड़ने से जो आपको राजस्व मतलब आय प्राप्त हुई और उसके बदले में आपने जो कुल व्यय किया, इनका जो अंतर होता है, यही आपका क्या कहलाता है? सकल राजकोषीय घाटा कहलाता है। शॉर्ट टर्म डेब्ट, अल्प अवधि ऋण, थोड़े समय के लिए जो ऋण लिया जाता है, इसके बारे में भी आपको एग्जांपल दिया था ट्रेजरी बिल का। केंद्र सरकार के अल्प अवधि ऋणों से आशय अगले 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले कुल ऋणों से, मतलब सपोज करो मेरे से 10 रुपए का कोई आपने ऋण लिया और 1 साल के लिया था और आपने कहा था इस पर आपको 2 रुपए क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो 1 साल बाद आपको कितने रुपए लौटाने हैं? 12 रुपए लौटाने हैं, मुझे लौटाने हैं अगर मेरे से इन्होंने ब्याज लिया है तो। ये कैसा हो गया? शॉर्ट टर्म डेब्ट हो गया। देखिए, 14 दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल, नियमित ट्रेजरी बिल, आगामी 1 वर्ष में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां और 1 वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले बाह्य ऋण इसमें सम्मिलित होते हैं कि बाहर से कोई ऋण लिया है, घर में कोई ऋण लिया है। कुल मिला के शॉर्ट टर्म डेब्ट इसमें 12 महीने के भीतर माना गया है। क्लियर? ट्रेजरी बिल क्या हो गए? ये भी एक कागज का टुकड़ा था, हमने देखा था। वे रियायती उपकरण है जो सरकार को अपने अल्पकालिक नकदी प्रवाह के असंतुलन को प्रबंध करने में सहायता करता है। अब आपके यहाँ पे भैया क्या हो गया? कैश फ्लो कम हो गया, तो किस प्रकार से बढ़ाओगे? ट्रेजरी बिल जारी कर देते हो बाजार में। क्लियर? अब ट्रेजरी बिल की अवधि होती है 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए, 364 दिन के लिए। ध्यान रखो, 365 नहीं, 364 दिन, 1 साल से कम होता है। क्लियर? 91 दिन के लिए आपने कर दिया, 182 दिन के लिए और 364। अगला, 14 दिवसीय इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल, ITBs क्या होता है? इससे आशय गैर विपणन योग्य उपकरण से हैं जो नॉन मार्केटेबल हैं, मतलब कि ये ऐसे ITBs होते हैं, ये बाजार में मैं जाके नहीं खरीद सकता, ठीक है ना। ये किसको मिलता है? राज्य सरकारों को जारी किए जाते हैं और चयनित केंद्रीय बैंकों को जारी किए जाते हैं, ताकि उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर अल्पकालिक अधिशेष नकदी को परिनियोजित करने में सक्षम बनाया जा सके। मतलब क्या होता है कि मेरे पास फालतू पैसा पड़ा है तो मैं क्या करूंगा? ITBs दे दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। सपोज करो राजस्थान को दे दिया, यूपी को दे दिया, स्टेट्स को दे दिया, लेकिन विकास शर्मा जाके मांगने लग जाए कि नहीं मेरे को भी लोन दो, तो उसको नहीं मिलेगा। भैया ये गैर विपणन योग्य उपकरण है। क्या? गैर विपणन योग्य उपकरण है। क्लियर? ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी, एसर्शन रीजनिंग में आ जाती है तो हम अटक जाते हैं कि यार इसका मतलब क्या था। कई बार क्या होता है, हमें उत्तर पता नहीं होता लेकिन शब्दों के बारे में अर्थ हमें मालूम होता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से अपने उत्तर के पास पहुंच जाते हैं। अगला इसमें देखिए, संधारणीय ऋण प्रबंधन के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण, सस्टेनेबल डेप्ट मैनेजमेंट, ऋण प्रबंधन से समर्थित एजेंसी। देखिए, सरकार ने एक वैधानिक एजेंसी बनाई, क्या बनाई? PDMA जिसको बोलते हैं, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, जिसका स्थापना करी। और इसकी स्थापना के पीछे कारण क्या था कि भारत के बाहर के और घरेलू दोनों ऋणों को एक ही एजेंसी के अंतर्गत लाया जा सके। और इस निमित्त जो पहला कदम उठाया था, किस लिए? संधारणीय ऋण प्रबंधन के लिए 2016 में उठाया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का हमारा एक प्रभाग होता है, बजट प्रभाग, उसके अंतर्गत हमने एक एडवाइजरी बोर्ड मतलब सलाहकारी निकाय बनाई थी
पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद भैया हमने पीडीएमए की स्थापना करी। इसी के अंतर्गत भैया हम देखते हैं मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण के प्रबंधन की सरकार की रणनीति के बारे में देखते हैं। देखो, कर्जा का प्रबंधन करना तो बहुत जरूरी है सरकार में। हमने पिछले 70 सालों में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जो भला हो जो अब जाके गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी कई बार हमें इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे गाली सुनने को मिलती है सरकार की तरफ, जो ठीक नहीं है भैया। वो कर्व करना बहुत जरूरी है। हम कर्ज के बम के तले दबे हुए हैं सारे राज्य। आप अपने राज्य की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखना बजट की, और मुझे बताना कि तुम्हारे राज्य पे पर्टिकुलर, जिसका भी जो राज्य है, उस पर कितना आपके ऊपर कर्जा है। और सरकार पे कर्जा मतलब हर व्यक्ति पे कर्जा, हर उस नागरिक पे कर्जा जो उस राज्य का निवासी है। और नेता लोग मजे कर रहे हैं धड़ाधड़। केजरीवाल जी करोड़ों रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हैं। किसके ऊपर? सरकार के, नागरिकों के टैक्स से होने वाली आय के ऊपर। और कर्जा ले लेते हैं उनके बाप कड़ों, क्या जाए 5 साल बाद फिर हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर खाएंगे। तो इसलिए भैया डेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी था। उसी के अंतर्गत ये रणनीति के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। मध्यम अवधि का ऋण प्रबंधन के लिए सरकार ने 19 से 22 तक की रणनीति बताई, और इसमें कई कदम उठाए गए। इनमें से 3 व्यापक स्तंभ पर आधारित है ये। पहला, ऋण की निम्न लागत, कि हमें ऋण की लागत कैसी करनी है, कम लानी है। ऋण पोर्टफोलियो की परिपक्वता अवधि को बढ़ाना। जो भी हमने 3 भाइयों वाला, एक ने बैंक से लोन लिया, एक ही व्यक्ति ने अपने भाई से लोन लिया, और एक उसने पर्सनल लोन लिया, वो जो ऋण पोर्टफोलियो था उसी प्रकार से उसकी परिपक्वता अवधि को बढ़ाना। जो भी ब्याज दर चल रही है उसके अनुरूप अल्प बचत योजनाओं, प्रोविडेंट फंड, विशेष प्रतिभूतियों आदि जैसे अन्य उपकरणों पर ब्याज दर को युक्तिकरण करना। आय है नहीं लेकिन दमादम आपको ब्याज दिए जा रहे हैं तो भी दिक्कत है। अगला, आर्थिक मामलों के विभाग के उन अन्य प्रभागों को सलाह देना जो बाह्य ऋण के मामलों में संलग्न, जैसे कि इन ऋणों की लागत, अवधि, मुद्रा इत्यादि जैसे विषयों पर, ताकि इन बाह्य ऋणों को सर्वोत्तम शर्तों पर प्राप्त किया जा सके। क्या होता है, वो था ना फ्री में चंदन जब मंदिर में मिलता है तो घिस मेरे रघुनंदन, वही वाली बात है। ये कह रहे हैं कि भैया आर्थिक मामलों का विभाग आपको सलाह देगा कि जो आप बाहर से ये जो लोन ले रहे हैं, इनकी शर्तें, इनकी लागत, यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो न्यूनतम दर पर आपको लोन मिल जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, बाहर से जिस बैंक से लोन होता था तो उनके साथ साठ गांठ कर ली जाती थी कि भैया ठीक है यार, ज्यादा ब्याज दर पे भी दे दे, हम तेरे को खिला देंगे, तू भी राजी हम भी खाली। 100 करोड़ तेरे को ब्याज मिल रहा है तो भैया सपोज करो 6% पर आपने तय किया, और नेताजी क्या कर लेंगे, बोलो भाई 6.5% पे तय कर लो। ये 0.5% बढ़ाया लोन का, इसके बदले में वो आपको क्या कर देंगे, ब्राइब दे देंगे नेताजी को। नेताजी भी राजी, उस नेताजी की पार्टी राजी। अब क्या बोल दिया, नहीं भैया आप जो लोन ले रहे हो वो ये प्रभाग बताएगा, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमने बेस्ट पॉसिबल आपको बताया था कि किस प्रकार से बाह्य ऋण ले सकते हैं, और ये आपकी बेस्ट शर्तें रहेंगी। पहला क्या हो गया, ऋण की लागत कम करने से तात्पर्य हो गया। दूसरा, जोखिम को न्यूनीकरण करना। अब देखो इसको, जोखिम को कैसे कम कर सकते हो, मैंने कहा ना जैसे भाई से ऋण ले लिया, मतलब कि अल्प अवधि ऋण लें या बाहर से ऋण लें या फ्लोटिंग रेट पर लें या फिक्स रेट पर लें, ये सारी बातों को हम तय करके हमारे जोखिम को कम कर सकते हैं। क्लियर। और विनिमय दर में कोई परिवर्तन हो रहा है उसको देखें। विनिमय दर से परिवर्तन, जैसा भी मैंने देखा कि डॉलर के भाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इन जोखिमों को भी हम कम कर सकते हैं, इनको कम करना चाहिए। तीसरा, बाजार का विकास करें। क्या है कि भैया बाजार से भी तो लोन उठाते हैं हम। बाजार ऋण कार्यक्रम में हम पारदर्शिता बनाएं, नियमित रूप से निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखें, उनका विश्वास जीतें कि भैया हमारे राज्य में आप इन्वेस्टमेंट करें। यूपी जैसा राज्य, इतना बड़ा राज्य, ऐसा राज्य जो पूरे भारत को बिठा के खिला सकता है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री कभी आ ही नहीं पाई, फल फूल ही नहीं पाई, जबकि वो प्लेन एरिया है, पानी है, प्लेन एरिया है, इंडस्ट्री लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड में आज इंडस्ट्रीज खूब लग रही हैं, कारण पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी वहां पर लोग जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूपी जैसे स्टेट में क्राइम और राजनीति इतनी हावी रही पिछले 20-50 साल में, जिसने सत्यानाश कर दिया था इस राज्य का। आशा करते हैं कि अब ये आपका राज्य सही हाथों में रह के अगले 5-10 साल में बुलंदियों पे जाएगा, और ये राज्य आप देखना एक दिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका यही राज्य निभाएगा। बाजार का विकास करें, जिससे निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखें, उनके हितधारकों के साथ परामर्श करें, विभिन्न प्रकार के उपकरण जारी करना ताकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को अधिक कुशलता से
प्रबंधित कर सकें। तो कौन कौन से 3 व्यापक स्तंभ थे? पहला, ऋण की लागत को कम करना, जोखिम को न्यून करना और बाजार का विकास करना। बाजार कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट का विकास करना। ये पॉइंट भी काम के वैसे देख सकते हैं हम, सामान्य बात है कि बड़े पैमाने पर आप वांछित अवधि वाले मानदंडों का निर्माण करना, मतलब कि जो जरूरी है वह मानदंड अपनाना, घरेलू व निवेशकों का आधार बनाना और विदेशी निवेशकों को कहना कि भैया आप गवर्नमेंट के जो प्रतिभूति बाजार हैं उनके लिए भी खोल के वहां से विदेशी निवेशकों से आप निवेश प्राप्त करें। अब ये जो स्थिति पत्र है इसमें भारत का प्रदर्शन की तो बात कर लें। बोले सर आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बना ली, लेकिन हमारा प्रदर्शन क्या रहा है वो तो देख लें। वर्तमान में सरकार के ऋण पोर्टफोलियो अनुकूल संधारणीय संकेतों को दर्शाते हैं। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में वर्ष 2012-13 के बाद से गिरावट दर्ज करी गई, अच्छी बात है। अल्प अवधि ऋणों का अंश सुरक्षित सीमा के भीतर है और वर्ष 2005 से 2012 के दौरान कुछ वृद्धि के साथ स्थिर बना हुआ, ये भी अच्छी बात है। सरकार ने रोल ओवर जोखिम को कम करने के लिए एक जागरूक रणनीति अपनाई है। परिपक्वता अवधि को बढ़ाना कि भैया आपने लोन 3 साल के लिए तय कर रखा था, इसको बढ़ा के 5 साल का कर दो। क्लियर। अधिकांश सरकारी ऋण स्थायी या निश्चित ब्याज दरों पर जारी किए गए हैं तथा वर्ष 2019 में अस्थायी आंतरिक ऋणों का अंश जीडीपी में केवल 0.9% था, जो बजट की ब्याज दर की अस्थिरता को प्रभाव को कम करता है, ये भी अच्छी बात है। बाह्य ऋणों का निम्न अंश यह दर्शाता है कि मुद्रा जोखिम और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के प्रति ऋण पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं थी। मतलब कि इसका क्या, अगर देखो बाहर से आपने ऋण कम लिया तो इसमें 2 बातें निकल के आती हैं कि एक तो भैया मुद्रा का जोखिम है विनिमय में। मैंने जो अभी आपको बताया था कि $1 70 रुपए का और फिर बढ़ गया 1.75 का, और इंटरनेशनल का जो आपका कैपिटल पूंजी बाजार है उसी की स्थिति है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि बाह्य ऋण का अंश कम है तो यहाँ से हमें पूर्ण रूप से लाभ या जोखिम अधिक है, या लाभ नहीं मिल रहा है या बाहर के बाजार में जोखिम अधिक है, तो वहां हमने इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए या ले रहे हैं। अगला, राज्य सरकार के ऋण, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात वर्ष 2018 के 25% से घटकर 24.8% हो गया है। समझ गए ना, ऋण कितना ले रखा है जीडीपी के अनुपात में। राज्य सरकारों के समग्र ऋण पोर्टफोलियो में सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। उसका हिस्सा उनके सकल घरेलू उत्पाद का 19.1% रहा है। ये मोटा मोटा याद कर लेना, रटने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान हो कि भैया 18 से 20% के आसपास राज्य सरकारों को समग्र ऋण पोर्टफोलियो में सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ध्यान रखो, जितना भी मैंने कर्जा ले रखा है उसमें जो सार्वजनिक ऋण है, पब्लिक डेप्ट है, उसके हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। और ये कितना है? करीब करीब 20% है। मतलब मैंने जितना भी कर्जा ले रखा है ना उसमें 20% तो को सार्वजनिक ऋण ले रखा है। सार्वजनिक ऋणों में बाजार ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से प्राप्त ऋणों की अत्यधिक गिरावट हुई है। यह वर्ष 2012 में 24.4% के उच्च स्तर से गिरकर 2019 में 9.4% रह गई है। देखो हम जो क्या करते हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में अल्प बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, वो पैसा अल्टीमेटली जाता कहाँ है? सरकार उससे कर्जा ले लेती है, ठीक है, और सरकार उस पर ब्याज भी देती है। तो इनका कहना ये है कि बाजार से जो आप ऋण ले रहे हैं उसमें तो वृद्धि हुई है। सरकार चाहती हुई है कि भैया बाजार से आप बाजार के रेट पर ही काम करें, बाजार से अब ऋण में तो वृद्धि हुई है, और राष्ट्रीय अल्प बचत कोष जैसी योजनाओं में हम जो ऋण प्राप्त करते थे उसमें कमी हुई है। क्लियर। विगत कुछ वर्षों में केंद्र से प्राप्त होने वाले ऋणों में भी कमी आई है और वर्ष 2019 में कुल देनदारियों का केवल 3.7% रहा है। मतलब जो सेंटर से आप ऋण लिया करता था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी अब कमी आई है। अब देखो ये पूरी चीज ध्यान कराने के पीछे क्या उद्देश्य था कि यदि आपके पास ऑप्शन में कोई प्रश्न आ जाए, प्रश्न ऐसे आ जाए कि बताओ केंद्र से प्राप्त होने वाले ऋणों में राज्य सरकार द्वारा जो केंद्र से ऋण लेते हैं उसमें कमी आई, तो आपको क्या लगेगा? नहीं यार कमी क्यों आएगी, राज्य तो वैसे ही भूखे नंगे पड़े हैं। तो आप क्या कर देंगे? तो ऑप्शन को गलत कराएंगे। तो केवल आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भैया ये स्थिति पत्र भारत की सार्वजनिक ऋण के बारे में क्या पिक्चर देता है। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, इसको फील करो आप, तो क्या ऑप्शन आप ठीक कराओगे। अगला 1.2, अब मैं की पॉइंट्स को लेके चलूंगा मेरे दोस्तों। बार बार कहता था हूँ लेकिन अपनी बात पर ही नहीं रोक पाता, इसको और एलोबरेट कर देता हूँ। और कुछ नहीं है, लेक्चर लंबे लंबे हो जाएंगे मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसको शॉर्ट एंड स्वीट बना दूं। चलिए अगला है उपकर एवं अधिभार, सेजेस एंड सरचार्जेस। समझते हो ना आप क्या होते हैं ये सेस और सरचार्ज? सेस एंड सरचार्ज सुर्खियों में क्यों था ये?
जो केंद्रीय करों का विभाज्य पूल है, डिविजिबल पूल है, उसमें राज्यों का हिस्सा वित्त वर्ष 2019 में 36.6% से कम होता होता 2020 में 32.4% हो गया इफेक्टिवली, उसके लिए बात हो रही थी। डिविजिबल पूल, इसके बारे में आपको मैं एक बार बता दूं। देखो एक बार सेस और सरचार्ज देख लो आप। क्या करें, बिना बताए पार पड़ती नहीं है। सेस क्या हो गया साहब? सेस होता है कि ये बेसिकली आप इसको एक टैक्स बोल लीजिए, जो कर आधार पर लगता है। क्या लगता है? कर आधार पर लगता है, और ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, क्या किसी विशेष उद्देश्य के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि इस बार जो हमारा बजट है 2021, आप सभी को ध्यान में होगा बजट 2021 में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा है। और कितना लगा है? आई थिंक 0.5% लगा है। मतलब कि जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है उसमें 0.5% एंड में जोड़ दिया जाता है। ये आपका क्या कहलाता है? सेस कहलाता है। सरचार्ज, इसको हम बोलते हैं अधिभार। क्या? अधिभार बोलते हैं। ये किस पे लगता है? टैक्स ऑन टैक्स पे लगता है, मतलब टैक्स के ऊपर लगता है। सपोज करो 100 रुपए आपकी इनकम है और उस पर 30 रुपए यदि आपका टैक्स है, तो 30 रुपए पर अगर 10% आपका सरचार्ज है तो कितना हो गया? 3 रुपए लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 133 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? ये आपका सरचार्ज होता है। और ये टैक्स ऑन टैक्स जो होता है, ये इनकम पर नहीं लगता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात, ये आपके इनकम पर नहीं लगता है, ये आपके टैक्स पर लगता है। ये जो 30 रुपए टैक्स आया था, इस टैक्स पर लगता है। क्लियर? शॉर्ट इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इसके कुछ तथ्य देख लीजिए। 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित 42% से बहुत कम है। देखो इसको भी एक बार फाइनेंस कमीशन को भी हाथों हाथ देखते चलो। देखो अब हम 15 फाइनेंस कमीशन की एक बार मैं आपको बात बताता हूँ। 15 फाइनेंस कमीशन, पहले एक बार फाइनेंस कमीशन को देख ले। आप सभी जानते हो फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। क्या है साहब? एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो किसी न किसी आर्टिकल में इसके बारे में लिखा होगा। आर्टिकल 280 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसको बनाता कौन है भैया? प्रेसिडेंट बनाता है इसको। क्या? प्रेसिडेंट बनाता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। और ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है, इसकी चेयरमैनशिप अभी कौन कर रहा है? एन के सूद साहब ने की है। किन्ने? एन के सूद साहब ने की थी। और 2017, नवंबर 2017 में फॉर्म की गई थी। और ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है, ये 2021 से 21-22 फाइनेंशियल ईयर से 2025-26 के लिए फाइनेंस कमीशन आया। ये प्रति 5 वर्ष में आता है साहब। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखें, ये बताता है कि साहब जो कमाई हो रही है देश में, वो राज्य और सरकार में कैसे विभाजित की जाए, इसके बारे में बताया जाता है। और इसमें दो तरीके चलते हैं देखो विभाजन के, डिविजिबल पूल के। एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल होता है आपका, ये बेसिकली यूनियन टू स्टेट में पैसा जो देना होता है उसके बारे में बताता है। हॉरिजॉन्टल होता है स्टेट टू स्टेट में कैसे आपको पैसा देना है उसके बारे में चर्चा करता है। दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्लियर? और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, जो 15 फाइनेंस कमीशन है ना, ये भैया फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है। कौन सा? जब ये जो हमारी नई टैक्स रिजीम आई है ना, इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम जो हमारी नई आई है, जिसको आप सब क्या बोलते हो? जीएसटी। यह रिजीम आने के बाद ये पहला फाइनेंस कमीशन आया है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। और इसका टाइटल ये भी आप ध्यान रखना। टाइटल क्या है इस फाइनेंस कमीशन का? बड़ा अच्छा टाइटल दिया है इन्हें, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। क्या दिया है? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम। ये पूछा जा सकता है कि 15 फाइनेंस कमीशन का टाइटल क्या है। जो 15 फाइनेंस कमीशन पेश होएगा, जो भैया फाइल पेश होगी या जो कोई बुक बाइंड करके लेके आएंगे, उसके ऊपर यही लिखा रहेगा, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम। अब इसको भी देख लो, अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है, डिवोल्यूशन बोलते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये इसमें क्या है देखो, ये यूनियन से स्टेट को जो पैसा दिया जा रहा है, उसमें हमने कहा है कि साहब हम आपको 41% देंगे। देखो 14 कमीशन का जो 42% है था, तो ये उतना ही
लेकिन जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख, दो जो नई यूनियन टेरिटरीज बनी है एक स्टेट को तोड़कर, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 1% कम करके हमने 41% बोला है 42% ही, ऑप्शन में 41 आया तो आप 41 लिख के आइएगा। क्लियर। अब समझ लो आप हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के बारे में समझ लो। देखो मैं इसको आपको 14 फाइनेंस कमीशन के साथ इसका डेटा बता देता हूँ। ये तो था हमारा 14th और ये हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इसको अब देख लो एक बार। देखो इसमें जो एस्पेक्ट थे ना, जो कॉमन एस्पेक्ट्स इस बार भी हैं वो तो था, एक तो इनकम के अकॉर्डिंग हमने क्या स्टेट्स को पैसा दिया, इनकम डिस्टेंस। ज़्यादा अंदर मत जाना, जो मैं बता रहा हूँ एक बार वो समझ लेना। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तीसरा था आपके राज्य का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, मतलब ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा पैसा चाहिए होगा ना स्टेट को, इसके अकॉर्डिंग पैसा दिया गया था। अब देखो 14th फाइनेंस कमीशन में इनकम का जो था वो 50% था, मतलब शेयर। इसको 15th फाइनेंस कमीशन में बोला कि साहब इनकम डिस्टेंस का जो आप रेशो या वेटेज दोगे वो 45% दोगे, मतलब 100 रुपये में से 45% या 45 रुपये आपको तय करने इनकम डिस्टेंस के ऊपर। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो पहले 7-7.5% था, यह बढ़ के कितना हो गया, 10% हो गया। एरिया आपका एरिया को था 15%, वेटेज 15 फाइनेंस कमीशन में भी 15% है। पॉपुलेशन को जो 27.5% था, इसको घटा के अब कितना कर दिया, 15% कर दिया। और दो नए और मापदंड जोड़े गए थे, जिनमें से एक तो है आपका टैक्स एफर्ट, कि मतलब टैक्स बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या काम किए उसको भी ध्यान दिया जाएगा। वो 15 फाइनेंस कमीशन में 2.5% वेटेज रखा गया है। एक आपकी डेमोग्राफी परफॉर्मेंस और एक जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत आपको 12.5% और जोड़ा गया है। ये दो नए 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में वेटेज जोड़े गए। एक बार देख लो, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 80 और 15, 95 और 500। ठीक है, ये हो गए 50, 60, 70, 80, 87, 88। हाँ, एक मिनट 7.5 और 7.5, 15, 30, 80, 100। ठीक है, क्लियर है। हाँ यही है। ये एक बार आप नज़र जरूर मार लेना भैया, ये पक्का पूछा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो टैक्स एफर्ट और डेमोग्राफिक इनको मिला के 15% हो गया, नीचे के तीनों 15% है। ठीक है, एरिया, पॉपुलेशन और टैक्स एफर्ट और डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को जोड़ दोगे तो 15-15% ये हो गए सिंपल। और एक इनकम डिस्टेंस को रट लेना 45%, तो बच गया जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वाला 10% है। 2.5% इसमें बढ़ा दिया और 5% इसमें आपके कम कर दिया। स्पष्ट है। और यहाँ पर भी आपके 27.5 हो गया, मतलब कि 12.5% आपके यहाँ पर कम कर दिया। और ये 12.5% कम हुआ वो यहाँ पर ऐड हो गया, वो 2.5% जो यहाँ पर, सॉरी 5% जो आपके हुआ था उसमें 2.5% ये बढ़ गया और 2.5% आपके यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, सॉरी 2.5% यहाँ नहीं बढ़ गया, 2.5% यहाँ बढ़ गया और बाकी का 2.5% यहाँ बढ़ गया, 5% ये बढ़ गया, 12.5%। मतलब आप इसको रट लेना। ठीक है, ये तो मैं क्या कैलकुलेशन इसलिए आगे पीछे कर रहा हूँ कि इसे याद हो जाता है कि साहब कहाँ कम था कहाँ बढ़ गया। यहाँ 7.5 था तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15 है तो यहाँ 15 ही रह गया, यहाँ 27.5 थी पॉपुलेशन में, इसका मतलब 12.5% कम हो गया। क्लियर। ये जो कैलकुलेशन है इसको करने से आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं पॉइंटों को। अनुच्छेद 270 केंद्र के उपकर और अधिभार आरोपित करने की अनुमति प्रदान करता है। ये भी ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 270। 280 हमारा किसका हो गया, फाइनेंस कमीशन का, जिसे केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो राज्य इसीलिए तो हस्तक परेशान हो रही है, वो कह रही है कि साहब आप हमारे यहाँ से तो सेस और हमारे यहाँ से सरचार्ज तो उठा के लेके जा रहे हो, लेकिन आप हमारे साथ वो डिविजिबल पूल के साथ शेयर नहीं कर रहे। जहां उपकर किन्हीं विशिष्ट, ये बता दिया, उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिरोपित किया जाता है, वहीं अधिभार करों पर आरोपित करे, टैक्स ऑन टैक्सेस कहलाता है ये। इन दोनों की प्रकृति कैसी, अस्थायी प्रकृति की होती है। जैसे उदाहरण भी दे रखे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान संबंधी पहलों के वित्तीय हेतु स्वच्छ भारत उपकर लगाया है, 50 लाख रुपए से अधिक यदि आपकी आय है तो 10% आपको अधिभार भी देना पड़ेगा। और अधिभार इंपॉर्टेंट बात,
अधिभार के आरोपण के समय उद्देश्यों को निर्धारित करने की आपको आवश्यकता नहीं होती कि किस लिए लगाए जा रहे हैं। सेस में लेकिन बताया जाता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस ध्यान रखना सेस और सरचार्ज में। सेस में तो उद्देश्य क्लियर है, लेकिन अधिभार में उद्देश्य नहीं बताया जाता। यह संघ सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अधिभार के माध्यम से उगाए गए धन का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए करे, लेकिन सेस में प्रयोजन क्लियर होता है। अब राज्यों के क्या इश्यूज है, राज्य द्वारा इन करों की स्थायी प्रकृति का विरोध किया जा रहा है कि साहब ये जब अस्थायी है तो ये तो स्थायी प्रकृति के हो गए। उनके द्वारा ये मांग की गई है कि इन्हें समाप्त कर दें अथवा एक निर्दिष्ट अवधि से आगे इसको जारी रखे जाने की स्थिति पर इन्हें आप डिविजन पूल का हिस्सा बना दें। आप क्या करते हैं, सारा सेंटर के पास डाल देते हैं। नहीं तो एक हमारे सपोज करो मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ से आप सेस और सरचार्ज लेके चले गए, तो भैया यहाँ के लोगों की आय के माध्यम से तो आप लेके गए हैं, तो मुझे वापस दे दें। लेकिन दोस्तों हमारा क्या गणराज्य है, मतलब क्या फेडरल स्टेट है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अभी भी भारत क्या है, विकासशील देश है, और यहाँ पर सभी राज्यों की स्थिति बड़ी डावाडोल है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो सशक्त राज्य है, बाकी राज्यों की स्थिति बहुत दयनीय है। बंगाल का कबाड़ा कर दिया कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने। आप बिहार की स्थिति देखिए, झारखंड की स्थिति, अब बिहार चलो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन अभी भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं होता। और आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ये स्टेट बड़े कमजोर स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप डिविजन पूल को तय कर देंगे कि साहब नहीं राज्यों को देना है, तो दिक्कत हो जाएगी, इन राज्यों को तो मिलेगा ही नहीं। और हमें क्या करना है, जब एक भाई मजबूत है तो दूसरे भाई को, अगर कमजोर है तो मजबूती के लिए एक भाई की जो अधिक आय है वो दूसरे जो कमजोर भाई है उस पर लगाना पड़ना ही चाहिए। ये नैतिक दायित्व है एक देश का, जब तक कि वो विकसित रूप में समान राज्य सशक्त ना हो जाए। आगे कह रहे हैं केंद्र द्वारा उपकरों का उपयोग राज्यों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु एक साधन के रूप में किया जा रहा है, जैसे कृषि कल्याण कर, स्वच्छ भारत उपकर। ये कह रहे हैं कि सब अब हमारे एरिया में दखल अंदाजी कर रहे हो इसके उपयोग के माध्यम से। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, सरकारी उधार, गवर्नमेंट बोरोइंग सुर्खियों में क्यों थी? अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के परामर्श से जो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए सकल बाजार ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। कितना उधार लेना है भैया, 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेना है। समझते हैं इसको। अब देखो सरकार के साथ समस्या क्या है, देखो उसका राजस्व तो कम है और व्यय अधिक है, और यह असंतुलन को समाप्त करने के लिए वो क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल जारी करती है। सब जी सैक और ट्रेजरी बिल समझने के लिए मेरे प्रिय दोस्तों अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लेना। उधार सरकार द्वारा लिया गया ऋण है जो बजट संबंधी दस्तावेजों में कहाँ लिखते हैं हम, पूंजीगत प्राप्तियों में लिखते हैं। क्या? पूंजीगत प्राप्तियों में लिखते हैं, कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। उधारी में वृद्धि क्यों हो रही भैया? निवल कर राजस्व में अपेक्षित कमी, जो नेट टैक्स आ रहा है ना भैया वो कम आ रहा है। शेयर बाजारों में भी मंदी रही है, रिकॉर्ड मंदी। विनिवेश के माध्यम से अब धन जुटाना कठिन हो गया है, मतलब विनिवेश तो करोगे लेकिन शेयर बाजार में तो मंदी आ रही है, तो आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा नहीं आ रहा है, खर्चे आपके बढ़ ही रहे हैं। हाल ही में राहत, आय हस्तांतरण और समर्थन उपाय आदि के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राहत मतलब जैसे अम्फान वगैरह इत्यादि हो गए, या और भी राहतें दी हैं। अगला, बढ़ती उधारी से बॉन्ड बाजार पर भी दबाव बढ़ सकता है कि आपने इतने बॉन्ड जारी कर दिए, कागज के इतने टुकड़े सरकार ने जारी कर दिए जिनके बदले में आपने उधार लिया, उनसे भी सरकार में दबाव पड़ेगा, लौटाना तो पड़ेगा ना भैया। तथा निजी क्षेत्र के लिए क्राउडिंग आउट या पूंजी का बहिर्गमन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्राउडिंग आउट क्या होता है? देखो जैसे कि मैं कोई निजी निवेशक हूं, ठीक है, मुझे जो पहले निवेश करने के लिए मैंने पूंजी बाजार से उठाई, वह मैंने सपोज करो 5% इंटरेस्ट रेट पे उठाई, और यदि भैया ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, ठीक है 7% हो गई, तो क्या हो गया, मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है इसका क्या होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना, मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये समस्या उत्पन्न होती है, फिर क्या लाभ नहीं रहता निजी निवेशक के पास। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट यही कहलाता है कि आपका निवेश करने के लिए जो आपने पैसा ले रहे हैं बाजार से, उसमें ब्याज का बढ़ जाना, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, लोग अपने पूंजी का बहिर्गमन मतलब पूंजी लगाते नहीं है।
एक तो सेंस ये देखने को मिलता है दोस्तों, एक हमारे जो इकोनॉमी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसमें यह भी देखना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट है, जब भैया गवर्नमेंट खूब क्या करती है, स्पेंड करने लग जाती है इकोनॉमी में, तो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर लेता है, अपना स्पेंडिंग को कम भी हो जाता है उसका स्पेंडिंग। कहने के तात्पर्य ये, जैसे गवर्नमेंट ने रोड बनाने स्टार्ट कर दिए, मकान बनाने स्टार्ट कर दिए और पब्लिक सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ा दी, तो इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्लियर। एक कारण ये क्राउडिंग आउट का इफेक्ट बताया गया, मोटा मोटा ये, इसके पीछे के बड़े कुछ कारण होते हैं। कारणों में जैसे सोशल वेलफेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इत्यादि कुछ कारण होते हैं, उसको बड़ा भारी समझने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना, क्राउडिंग इफेक्ट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया निजी क्षेत्र क्या करता है, देखता है कि जब बाजार में सरकार ने स्पेंडिंग बढ़ा दी है, तो यहाँ पर कई बार ये क्या कम कर देती है, क्या निजी क्षेत्र का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। दूसरा, ये जो इंटरेस्ट रेट है, और इसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से निजी क्षेत्र की जो इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी होती है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, वह बढ़ जाती है। राजकोषीय घाटे का तेजी से बढ़ने की संभावना है, जो ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार के पास बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन के लिए सीमित विकल्प है। और ये भी कह रहा है भैया, जो सरकारी उधार भी बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अब जो कोविड-19 के जो प्रतिकूल प्रभाव आएंगे, उसको सरकारों के द्वारा काबू करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, वो कहाँ से लेके आएंगे? कर्जा लेके पूरा करेंगे। जैसे वैक्सीन लग रही है या अन्य जो भी प्रबंध किए जा रहे हैं इस लॉकडाउन में, वो सारे सरकारी राजकोषीय घाटे को बढ़ाएंगे ही। अगला नेक्स्ट टॉपिक इसमें, राज्यों के लिए उधार की सीमा। देखिए, इससे पहले मैं आपसे चर्चा कर लूँ, ये एफआरबीएम एक्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे, 2003 में आया था। इसके अंतर्गत दोस्तों, राजकोषीय जो घाटा है, आपका फिजिकल जो डेफिसिट है, उसको कम करने के लिए वित्तीय अनुशासन लेके आना था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए उन्होंने चर्चा करी थी। और सभी गवर्नमेंट्स के लिए, राज्य सरकारों के लिए डेट तय कर दी थी, 31 मार्च 2020। 2020 था, सॉरी, इसको फिर बढ़ाकर 2021 कर दिया गया। क्लियर। और इसमें क्या कहा था कि साहब, जो आपका जो ये राजकोषीय घाटा है, 3% तक ही सीमित रहना चाहिए, लक्ष्य तय कर, इससे ज्यादा आपके घाटा नहीं होना चाहिए। अब हाल की परिस्थितियों को देखते हुए भी क्या हुआ है कि राज्यों का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी ये जो 3% की सीमा है, इसके बढ़ाकर इसको 5% कर दिया गया है। क्लियर। और इसमें ये जो 5% किया है, देखो इसको बेसिस पॉइंट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे 3% है, इसमें 200 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके 5% कर दिया। अब इसको एक बार देख लीजिए, ये जो 200 है, आधार अंकों की इस वर्दी में जो 50 आधार अंक तक के उधार शर्त रहित होंगे, मतलब इसके लिए आपसे कोई शर्त नहीं लगाई गई है। जबकि जो 150, ये 2%, सॉरी 1.5% का और जो आप कर्जा लेंगे, इसके लिए आपको सशर्त रहेंगी। ये जो इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि देखो, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का सार्वभौमिकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विद्युत का वितरण, शहरी स्थानीय निकायों के राज्य से संबंधित सुधारों के लिए आपको 100 आधार अंक निर्धारित किए गए। क्लियर। और 100 आधार कैसे हो गए? 4 चीज हो गई, 25, 25 और 25, और ये हो गया आपका 25 सार्वभौमिकरण। 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों को 25 आधार अंक इनके फिक्स किए थे। वेटेड है, वेटेड जो उसके अंक दिए गए थे, उनके आधार पर कितने बेसिस पॉइंट हो गई है? 100 बेसिस पॉइंट तो ये हो गए। और इसके अंतर्गत देखो, ये जो 4 सुधार क्षेत्र हैं, इनमें यदि आप उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हैं, तो इसके अतिरिक्त आपको 50 आधार अंक की अतिरिक्त उधारी और दी जाएगी। कहने के तात्पर्य कि साहब, उन्होंने कर्जा दिया सरकारों को और सरकारों ने बढ़िया काम किया, तो कहेंगे कि तुम पैसे का बिगाड़ नहीं रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, एक काम करो, तुम्हें 50 बेसिस पॉइंट या 50 आधार अंकों के बराबर और कर्जा आप ले सकते हो। ये 4 कंडीशंस आपने देखी थी अभी। क्लियर। और इसका मूल्यांकन कौन करेगा? संबंधित केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन सुधारों के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शनों की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। तभी तो भैया, मूल्यांकन करने के पश्चात ये अंक के आधार पर आपको और आप कर्जा ले सकते हो। चलिए, अगला, ये सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह परियोजना विकास प्रकोष्ठ से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में मैं आपको ले लूंगा। अभी और इंपॉर्टेंट देख लीजिए। देखिए, जो वर्तमान में व्यवस्था रही है, वैश्विक व्यवस्था कोविड की वजह से, इसमें इकोनॉमिक रिकवरी की शेप ऑफ रिकवरी के कई
ग्राफ डिस्कस किए गए थे, एक बार वो ग्राफ भी देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 में कितनी गिरावट देखी गई? 6% की गिरावट देखी गई। किसने जारी करी थी? ओईसीडी ने जारी करी थी इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार। भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो एनएसओ ने जो जारी किए गए थे आंकड़े जीडीपी के, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जीडीपी की जो वृद्धि दर है 19 से 20 में 4.2% रही थी, जो विगत 11 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक निचले स्तर पर थी। आगे, वास्तविक आधार पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 19-20 में 3.1% रही थी, उससे पहले 4.8% रही थी। राजकोषीय घाटा 4.59% तक पहुंच गया 19-20 में। पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की यदि मैं बात करूं तो ये करीबन 90% के आसपास पहुंच गया। और ये सब क्यों हुए थे? आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की प्रतिक्रिया और उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की गई थी। सार्वजनिक व्यय ऐसा व्यय होता है जो जो निजी क्षेत्र तो उसमें बिल्कुल भी आने नहीं चाहता, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये सारे व्यय ऐसे हैं जो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आते हैं और जिसका उपभोग सभी प्राणी, सभी नागरिक करते हैं। अब ये शेप ऑफ रिकवरी के ग्राफ्स भी समझ लीजिए। देखो, केवल इतना सा दिमाग लगाओ, एक बार ये समझो, दोनों एक्सेस पे ये देख लें, ये तो टाइम है, ये जीडीपी है। मतलब कितने समय में जीडीपी कितना ग्रोथ कर रही है या डेफिसिट में जा रही है, ये इसके बारे में बताया गया है। देखिए ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको वी लग रहा है ना, और इसको नाम भी यही दिया है, वी शेप ऑफ ग्राफ। और इसकी शेप कैसी है? यू। ये यू है ना, तो यू शेप ऑफ ग्राफ। ये कैसा है? स्विश। ठीक है। और ये कैसी है? जेड शेप ऑफ ग्राफ। ये आपको ग्राफ कैसा दिख रहा है? डब्ल्यू शेप ऑफ दिख रहा है इसका। और ये है एल। अब देखो, हम बेसिक अपनी लॉजिकल रीजनिंग से देखें तो हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पर आपकी जीडीपी एक पैरेलल रेट पे चल रही थी, फिर एकदम से उसमें क्या आया? डिप्रेशन आया, मंदी आई, फिर इसने रिकवरी करना स्टार्ट किया और फिर दोबारा से स्टैटिक हो गई है। क्लियर? ये किसके अंतर्गत देखा गया? वी में देखा गया। और इसमें समय कम लगा, देखो कम समय में वापस रिकवरी कर ली। यू में क्या होता है? बड़ी धीरे 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 रिकवरी करती है और काफी लंबे समय बाद जाकर वो अपनी पेस पकड़ पाती है रिकवरी की। ये क्या? स्विश। रिकवरी लॉन्गर देन वी शेप लेकिन फास्टर देन यू शेप। ये बीच का सिचुएशन है, इसमें जल्दी रिकवरी होती है। वी के, ये देखिए, वी में जल्दी रिकवरी, उससे कम रिकवरी स्विश में, और उससे कम समय में रिकवरी होगी यू में। जेड, जेड बड़ा जबरदस्त है। देखो एकदम तो आपके बहुत गिरावट हुई, फिर आपने वृद्धि करी, फिर आपने एकदम से जब भैया बाजार खुल गया, आपके समस्याएं खत्म हुई, तो जीडीपी ने एकदम से सर्ज किया। और सर्च करने के बाद, क्योंकि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में आपकी मंदी रही थी, उसी के फलस्वरूप लोगों ने यहाँ पर बाइंग अपनी बढ़ाई और ये आपको ग्रोथ देखने को मिली। तो एक्चुअल तो आपकी ग्रोथ रेट तो यही होनी थी, तो वापस क्या होता है? ये ग्रोथ रेट गिर के एक स्टैटिक आपके ग्रोथ पे पहुंच जाती है। क्लियर? इसमें लिखा है स्पेंडिंग सर्ज फ्यूल जीडीपी अबव प्री क्राइसिस लेवल तक पहुंच जाती है। आगे डब्ल्यू वाला देखिए, मंदी आई, फिर उठाव आया, लेकिन अपनी अपनी उस पूर्ण स्थिति पे नहीं पहुंचा, फिर दोबारा से मंदी आई। जैसे कि सेकंड वेव हमारे यहाँ पर आई है, तो फर्स्ट वेव में तो ये स्थिति हुई, सेकंड वेव में पुनः इकोनॉमी की स्थिति गड़बड़ हो गई, और फिर अब ये जब भी वेव खत्म होगी तो ये जाके स्थिति आ जाएगी। ये एल शेप की सबसे भयंकर स्थिति होती है कि एक बार गिरने के बाद भी इसमें अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं आई और वही मंदी की स्थिति बदस्तूर बनी रही, मतलब फुली रिकवर नहीं हुआ ये। और एक होता है दोस्तों के शेप रिकवरी, ये ऐसे देख लो आप, ये के शेप हो गया आपकी। ठीक है। कोविड से 19 से पहले क्या स्थिति थी? फिर इकोनॉमिक रिसेशन आया, फिर रिकवरी करनी स्टार्ट करी। एक्चुअली कि इस प्रकार का कोई ग्राफ आ जाए तो आप समझ सकेंगे वी, यू, जेड, डब्ल्यू, एल के बारे में क्या कहना चाहता है। आइए एक बार इनको भी देख लेते हैं। जेड शेप रिकवरी क्या कह रहा है? ये रिकवरी सबसे आशावादी परिदृश्य, इसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से समृद्धि पथ पर प्राप्त करती है। ये जितने भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो अपने ग्राफ देखें, सेम उसी के बारे में ये मोटा मोटा बता रहा है। आप उन ग्राफ को देखेंगे तो यह आपको इन शेप्स के बारे में पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारे यहाँ पर अभी देखो डब्ल्यू आकार की रिकवरी का ध्यान रखना आप। इसमें क्या होता है? कोविड-19 की जो द्वितीय लहर की स्थिति में इस प्रकार के प्रारूप की भविष्यवाणी की गई है। कौन सा? डब्ल्यू आकार का, जो भी आपके साथ में चर्चा कर रहा था। ये सब आपका डब्ल्यू आकार। क्लियर? ध्यान रखना इसका। एक बार मंदी आई, दोबारा से इकोनॉमी ने भैया अपनी गति पकड़ी, लेकिन पुनः दूसरी वेव्स आ गई, पुनः इकोनॉमी डाउन हुई, फिर दोबारा से जब यह समस्या, यह आपदा का प्रभाव कम हुआ, तो इकोनॉमी ने पुनः ग्रोथ पकड़नी स्टार्ट कर दी और अपने पुराने स्तर पर आ गई।
और आजकल हल्ला मच रहा है पीएम केयर्स फंड का। ऐसे ऐसे विभीषण बैठे हैं भारत में कि बाहर के लोगों को भारत का सत्यानाश करने की कतई आवश्यकता नहीं। अब देखो पीएम केयर फंड के बारे में आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। और इस पीएम केयर फंड ने ही, आपको अगर याद हो तो, दिल्ली गवर्नमेंट को बोले थे आज से 6 महीने पहले कि भैया अपने यहाँ पे हम तुम्हें ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट बना लो। लेकिन हमारे राजनेता लाशों पे राजनीति करने में बड़े सिद्ध हस्ते हैं। साथ ही साथ इनके साथ बड़े अच्छे कुछ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। मुझे कतई आ, इसमें कोई संकोच नहीं है कि रवीश कुमार जैसा पत्रकार हो गया, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हो गए, ये इन्होंने बड़ा अनएथिकल काम किया इस दौरान में। उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स फंड के धन को एनडीआरएफ में अंतरित करने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका ये कह रही थी भैया जो पीएम केयर्स फंड है उसका पैसा एनडीआरएफ में डाल दो। अब एक बार ये देख लीजिए इसके बारे में। उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स फंड आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। पहली कि भैया ये दो डिफरेंट संस्थाएं हैं, एक प्रकार की संस्थाओं में मत गिनो, इसलिए पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में नहीं आ सकता। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो एनडीआरएफ है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको एक बार देख लेना। और चूंकि पीएम केयर्स फंड को कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, ये हम आप जैसे लोग ही इसमें अपना योगदान करते हैं, ये किसी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनी गई है, इसलिए भैया इसको कैग के द्वारा लेखा परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगली बात, पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए किसी भी संस्था और व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है। मेरा मन करेगा तो दूंगा, मेरा मन करेगा तो नहीं देगा। हमने तो आपसे भैया अनुरोध कर दिया, आग्रह कर दिया, भैया पीएम केयर्स फंड में अपनी राशि, अपना योगदान आप दे सकते हैं। कोविड-19 से व्युत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता को यह कहते हुए स्वीकार कर दिया गया कि भैया कंसीवेबल नहीं है आपदा आने के पश्चात एक योजना निर्मित की जाए। पहले से आपके पास जो प्रशासनिक अमला, स्टैब्लिशमेंट पॉलिसी, उनको आप बेहतर तरीके से यूज में कर लोगे तो पार पा जाओगे। हमारे पास जो व्यवस्था है उनको ही हमने कभी भी मजबूत करने का प्रयास नहीं किया या उनका पूरा उपयोग करने का भी प्रयास नहीं किया। अगर कोई गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग बनती है, हॉस्पिटल बनता है और उसके बगल में कोई निजी अस्पताल बनता है, तो 10 साल बाद देखना इसकी हालत क्या है और निजी अस्पताल की हालत क्या है। और चाहे तो इसमें अगर 100 करोड़ रुपए लगाओ और इसमें 200 करोड़ रुपए भी लगाओ, हमें इसकी कदर ही नहीं है, जबकि हमारा ही पैसा इसमें लगा हुआ है। चलिए पीएम केयर्स फंड में देखते हैं। गठन इसका कोविड-19 के प्रकोप के दौरान 2020 में गठित किया गया था। एनडीआरएफ एनडीएमए 2005 के अधिनियमित होने के बाद नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंसी फंड का मतलब नाम परिवर्तित करके एनडीआरएफ इसका नाम रखा गया था। पहले क्या था, एनसीसीएफ था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया, एनडीआरएफ कर दिया। उद्देश्य क्या था साहब इसका, किसी भी प्रकार की, ये उद्देश्य हो गया आपका पीएम केयर्स फंड का, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये किसी भी प्रकार की राहत या सहायता हेतु समर्थन प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल या दवा विनिर्माण सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करना, वित्तीय सहायता पहुंचाना और भुगतान के लिए अनुदान समर्थन करना। देखो जो अभी सार्वजनिक व्यय लग रहा है ना, जितना भी खर्चा हो रहा है, आप सोचो सरकार का कितना बड़ा राजकोषीय घाटा होगा। और इसको पूरा करने के लिए सरकार फिर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, कहीं तो आय लेके आनी पड़ेगी पुनः अपने देश को पटरी पर लाने के लिए। और हम तो भैया सबको तो एक तो सामाजिक और आर्थिक समानता के नाम पे सबको तो हम क्या दे रहे हैं, खूब तो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हाँ, सबको दबा के माइनॉरिटी कमीशन को भी खूब पैसा दे रहे हैं। और हम जातिगत राजनीति को ध्यान में रखते हुए भी और समाजों को खूब पैसा दे रहे हैं। चाहे किसी के पास 1 करोड़ का मकान हो फिर भी हम उसको पैसा दे रहे हैं। इस प्रकार के खूब पैसा बांट रहे हैं। अब उसको कैसी पूर्ति होगी, राजकोषीय घाटा तो जाना ही जाना है। अच्छा, अब एनडीआरएफ क्या बोलता है, ये किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए होती है। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति एसडीआरएफ को सहायता प्रदान करना है। प्रशासनिक तंत्र की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये प्रशासनिक तंत्र। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड का पदेन अध्यक्ष, ध्यान रखना, देखो ध्यान करो, पीएम केयर्स फंड का पदेन अध्यक्ष कौन है, पदेन अध्यक्ष है साहब प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार के इस निधि के पदेन न्यासी हैं। कौन है, ट्रस्टी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये इस समय हॉट भी चल रहा है विषय। पीएम केयर्स फंड का कौन है पदेन अध्यक्ष, पीएम ही है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, कौन रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और निर्मला सीतारमण जी, इसके कौन है, पदेन न्यासी हैं।
न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पास न्यासी बोर्ड में 3 ट्रस्टी को नामित करने की शक्ति होती है। ये ट्रस्टी अनुसंधान, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिए। ट्रस्टी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी स्वतंत्र क्षमता के साथ कार्य करेगा। और एनडीआरएफ की यदि बात करें, इसकी निधि का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, मेघ प्रस्फोटन, क्लाउड बर्स्ट, कीटों का हमला, पाला और शीतलहर आदि से जुड़ी आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की निगरानी करता है। जबकि शेष प्राकृतिक आपदाओं किसके अंडर में आती है? एमएचए के अंदर में आती है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। अगर आपसे पास यूं आ जाए कि भैया अगर किसी राज्य में सूखा, भूकंप, सुनामी, भूकंप ध्यान रखना, भूकंप भी किसके अंतर्गत आएगा? कृषि और सहकारिता विभाग के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो भी कोई प्राकृतिक आपदा की निगरानी किसके अंतर्गत होगी? एमएचए के अंतर्गत होगी। विशेष ध्यान रखना। निधि का स्रोत क्या है? ये स्वैच्छिक अंशदान से निर्मित है। आपने और मैंने हमारे जची तो हमने योगदान किया, उससे निर्मित है। इसे एफसीआरए के तहत छूट प्रदान की गई है। तो ये विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान तथा आर्थिक सहयोग को स्वीकार कर सकता है। जबकि इसके अंदर क्या है? इसके कुछ वस्तुओं पर उपकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संबंधित आरोपित कर संग्रहित किया जाता है। मतलब क्या होता है? उपकर लगा दिया जाता है इसमें। और जैसे कि आप देखते हो कृषि और कल्याण सेस लगता है और वित्त विधेयक के माध्यम से वार्षिक स्तर पर अनुमोदित किया जाता है। लेखा परीक्षण, अब भैया पैसा आ रहा है तो उसका ऑडिटिंग कैसे होगा? निधि का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब सरकार के नवयुवक द्वारा इसमें ऑडिटर आता है, वो ऑडिट करके जाता है। हमारे यहाँ पे इनका कौन करता है? कैग करता है। और एनडीआरएफ के खातों का लेखा परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट था, 1-2 बार अवश्य पढ़ लेना। कोई छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जैसे कि आपसे मैंने अभी चर्चा किया कि भैया एनडीआरएफ में शेष प्राकृतिक आपदाएं, एमएचए, और ये जो आप देख रहे हैं कृषि से संबंधित भूकंप, बाढ़ और सुनामी, यह जो आएंगी किसके अंतर्गत ही आएंगी? कृषि और सहकारिता विभाग के अंतर्गत ही आएंगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखते हैं। किसी भी देश में, मतलब विकसित देश की यदि बात करोगे तो जितना ज्यादा आपके कर संग्रह में डायरेक्ट टैक्सेस का योगदान होगा, वो वह देश उतना ही विकसित, उतना ही सफल माना जाता है। आप खुद भी सोचो, डायरेक्ट टैक्स मतलब कि हमारे देश में कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो अपनी इनकम का डायरेक्ट टैक्स देने वालों के अंतर्गत आते हैं। देखो आपको देख के बड़ा अचरज होगा कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ध्यान रखना, टोटल पॉपुलेशन में जो टैक्स पेयर है वो कितने हैं? मात्र 1.5%। मतलब कि 1.15% ही कौन है जो टैक्स देते हैं। इन 15 मिलियन के ऊपर ही पूरा देश चल रहा है। क्लियर? और हमारे यहाँ पे टैक्स पेयर टोटल हैं कितने? 578 मिलियन है, जो 5% आते हैं, जो क्या करते हैं? टैक्स रिटर्न फिल करते हैं। क्या? टैक्स रिटर्न फिल करते हैं। जैसे हमारे परिवार में मेरी माँ का भी जाएगा, मेरा भी जाएगा, पिताजी का भी जाएगा, ठीक है, मेरी पत्नी का भी जाएगा। मालूम पड़ा कि भैया माँ, पत्नी अगर कोई कहीं पर नौकरी नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं? इनका रिटर्न तो भरते हैं लेकिन हमको टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि हम सीमा में उसमें नहीं आते जिसमें हमें कर देना है। लेकिन हमारी इनकम को इक्वल करने के लिए या एक तरीके से कर को बचाने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाई जाती है। क्लियर? अब देखो, भारत में यदि टैक्स टू जीडीपी रेशियो है तो 17% इंडिया में है। अगर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में 21% है और ओईसीडी विकसित देशों के अंतर्गत 34% है। अब आप सोचो 21% जब हम हो जाएंगे तो आप देखना हम इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में कितने जबरदस्त तरीके से छलांग लगा जाएंगे। और ये पिछले मोदी सरकार आने के बाद जो जनधन खाते लगाए थे ना, जिनके बारे में सब बोला करते थे भाई क्या मजाक हो रहे हैं, और निकम्मों को कहाँ से समझ आएगी कि भैया इन खातों का कितना बड़ा वित्तीय समावेशन में योगदान रहा है। जितना 70 सालों में नहीं हुआ, वो 5-10 साल में इन खातों को खोलने की वजह से हुआ है। 6% डायरेक्ट टैक्स प्लस 11% इनडायरेक्ट टैक्स, ये टोटल 17% टैक्स का जीडीपी रेशियो के साथ में अनुपात बताया है। चलो, अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसका कराघात और जिसका करापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है। मेरे ऊपर कर लगाया, मैंने वापस भैया कर जमा कराया, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है। सरल शब्दों में प्रत्यक्ष कर वह कर है जहां कोई व्यक्ति या कोई कंपनी कर आरोपित करने वाले प्राधिकरण को प्रत्यक्ष से कर का भुगतान करती है। मतलब सरकार ने मेरे ऊपर कर लगाया, मैंने सीधे उसको, मेरी इनकम पे कर लगाया, मैंने सीधे उसको क्या दे दिया? कर दे दिया। कोई बीच में तीसरा आदमी नहीं है। देखो,
इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है क्योंकि कर देयता का अनुपात व्यक्ति या कंपनी के आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। मतलब कि जैसे कि ए बी सी हैं, ए को 100 रुपये मिलता है, इसको एक 150 रुपये मिलता है, इसको 200 रुपये मिलता है। तो जैसे 100 का तो टैक्स रेट हुई 5%, इसकी भैया 100 से 150 के बीच में आ रहा है तो 10%, इसकी 200 है, 150 से 200 में आ रहा है तो 20%। मतलब एक प्रोग्रेसिव है। कहने का तात्पर्य भैया जिसको ज़्यादा इनकम होती जा रही है उसको टैक्स भरता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए को भी 5% ही देना है और सी को भी 5% देना है। क्लियर। हमारे यहाँ पर इसके विभिन्न प्रकार हैं डायरेक्ट टैक्स के। आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिपूर्ति लेन देन कर, अनुषंगी मतलब फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एवं संपत्ति कर। देखो ये सारी चीज़ें यार मैं अब तुम्हें एलोबरेट करके बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मोटा मोटा अगर आपको ये सारी चीज़ जाननी है तो अपने प्रीवियस लेक्चर है उनको अच्छे से देख लेना, उनमें सारी ये जानकारी दे रखी है। भैया अभी देख लो भैया डायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट। प्रत्यक्ष कर संबंधी सुधारों की आवश्यकता क्यों है? भैया ये सुधार करोगे तभी तो आपका डायरेक्ट टैक्स का बेस बढ़ेगा देश में। आयकर संरचना को युक्तिकरण एवं सरलीकरण करना पहली चीज। इसके लिए आप क्या करोगे? ये कहते हैं सब आपकी जो कर प्रणाली में दर है उसकी संरचना को ठीक कर दो, है ना। जैसे यहाँ 5%, 10%, 20% है ना, इसको बोलो युक्ति युक्त संगत बनाओ आप। विगत 20 वर्षों में व्यापक तौर पर समान रही है, तो बोल रहे हैं कि जो टैक्स स्लैब है इसको भैया आप सही करें। ये कह रहे हैं कि निगम कर की संरचना का सरलीकरण और छूटों को चरणबद्ध समाप्त करें। क्या होता है भैया, कंपनियों में छोटी कंपनियां होती है, कई बार तो उनको कई बार ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, छूट भी कम मिलती है। तो ये बोला इसको ठीक करो, इससे राजस्व को भी बहुत हानि होती है। कराधार को विस्तार करो, जैसे कि भैया अधिक लोग कर के स्फेयर में आएंगे, बेस बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा। यह निम्न कर दरों और सरलीकृत कर ढांचेकरण संभावित राजस्व हानि की समस्या से निपटने में सहायता प्रदान करेगा। मतलब कि आप दरों को कम कर दो। देखो अभी हम 100 जने अगर कर देते हैं कितने पे, 5% पे। आपने क्या कर दिया, अगर 100 आपकी इनकम होगी तो 5% आपको कर देना। आप इसको 75 ही कर दो ना, और चाहे कर की रेट कर दो 2.5%। क्लियर। तो क्या होगा, आपके पास बेस बढ़ गया, मतलब कि 75 से लेके 100 रुपए कमाने तक का आपके बड़ा बेस बन जाएगा। क्लियर। सपोज करो जहां पर 100 आदमी 5% करके हिसाब से आपको 5 रुपए आते थे, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अगर 100 आदमी है तो एक का 5 रुपए आ गया तो 500 रुपए आ रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर जैसे ही आपने 75 से 100 कर दिया तो 100 नहीं ये 500 आदमी हो जाएंगे भैया। क्या है कि कम जो संख्या होती है उसमें बेस बढ़ता जाता है, ये पिरामिड की तरह होता है। कम आय वालों की संख्या अधिक होती है, फिर जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाती है लोगों की संख्या भी कम होती जाती है। तो ये कह रहे हैं भैया अपना बेस बढ़ा लो ना। अब जैसे यहाँ पर आपको 500 व्यक्ति मिल गए, क्लियर, और 2.5 से आप गुणा कर लो तो आपके कितना हो गया भैया, 1250 रुपये हो गए। देखो कितने रुपए बढ़ गए, 750 रुपये बढ़ गए। चलिए, कर याचिकाओं को कम करना। क्या है कि बहुत सारे लिटिगेशन फंसे रहते हैं, तो उनको भी आप विवाद उनका समाधान करके उनको कोई उपाय देके फटाफट उनका निपटारा करो। अपील करो, किसी को दिक्कत है बोले यार तो 40% कर लग रहा है, ले 20% दे और खत्म कर इसको। क्लियर। कर संग्रह की दक्षता में भी सुधार लेके आओ, टेक्नोलॉजीज लेके आओ। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर तालमेल होना चाहिए। हमारी अकाउंटिंग और विश्व की अकाउंटिंग और विश्व का कर लेने का जो ढांचा है उससे हमारा अगर मेल खाएगा तो जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आएंगी उनको भी सरलता रहेगी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने में। और हमारे यहाँ पर कर व्यवस्था सुधार के कुछ कदम उठाए गए हैं। व्यक्तिगत आयकर वित्त अधिनियम 2020 के जरिए व्यक्ति और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने और निवेशकों को एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए कंपनियों को 1 अप्रैल 2020 से डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना डीडीटी के बारे में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये क्या कि जब इक्विटी पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उस पर टैक्स लिया करते थे। इंपॉर्टेंट, विवाद से विश्वास योजना की विवाद है, आओ बैठ के बात खत्म करते हैं मुकदमेबाजी को। मुकदमेबाजी बहुत अटके पड़े हैं। स्टार्टअप्स के लिए अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण किया है, इसके अंतर्गत भी आपको छूट दी है, टैक्सों में कई ऑफर्स दिए गए हैं नए स्टार्टअप्स के लिए। अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा में वृद्धि कर दी, ये भी इंपॉर्टेंट था आस्पेक्ट। ट्रिब्यूनल्स में क्या होता था, आयकर अपील अधिकरण के अंतर्गत पहले अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपए थी, अब भैया 50 लाख रुपए तक कर दिए, है ना। उससे पहले ही सल्टा लो आप तो। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। और उच्चतम न्यायालय के सामने जाना है तो 2 करोड़ कर दिए। मतलब पहले क्या होता था, ट्रिब्यूनल जैसे ही आपके 20 लाख रुपए से ऊपर का कुछ काम मतलब ट्रिब्यूनल कोई विवाद हो गया सीधे आपको हाईकोर्ट में जाना पड़ता था। अब बोल दिया 50 लाख रुपए आप जो भी है यहीं पर निपटा लो इतने तक का। क्लियर। तो आपका ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने तक के आपके समाधान नीचे निपटा लो।
और यदि हम रिसेंट में क्या प्रयास हुए उनके बारे में बात करें तो देखो, पहला आप सुनो, ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ईमानदार का सम्मान, ईमानदारी से कर दे रहे हैं तो आपको आजकल सर्टिफिकेट वगैरह और आता है, फोटो और छपती है। इसका उद्देश्य क्या है भैया? ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म, अनुपालन को सरल बनाना और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है। मुख्य विशेषताएं इस पोर्टल में क्या है? फेसलेस असेसमेंट होता है, फेसलेस अपील कर सकते हैं, टैक्स पेयर्स का चार्टर होता है, मतलब कि आपके क्या क्या अधिकार है इस चार्टर में बताया जाता है और आपको जाने की जरूरत नहीं है। फेसलेस मूल्यांकन हो जाएगा आपका, आप बिना ऑफिस गए आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से अपील कर सकते हैं। फेसलेस मूल्यांकन क्या कहता है? इसे करदाता और आयकर अधिकारियों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त करने हेतु आरंभ किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी करदाता का चयन केवल डेटा एनालिटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के माध्यम से कर लिया जाता है। अभी क्या हुआ था दोस्तों, मेरा जो मैंने टैक्स भरा था तो उसमें कुछ रिफंड था, और रिफंड आने के लिए पहले तो क्या किया जाता था, फॉर्म भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिया जाता था, या सीए को पकड़ाओ, सीए वहां जमा करता था। आजकल क्या है, इनकम टैक्स की साइट बना दी, वहां पर आप सर्विसेज लॉक कर दो, और वो मेरा रिफंड एक्चुअली आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा जो अकाउंट नंबर पुराना था वो बंद हो गया था। तो मैंने नया अकाउंट नंबर दिया, तो उसके लिए मुझे जाने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने सर्विसेज लॉक करा दी और एक समय सीमा के अंतर्गत वो अकाउंट मेरा अपडेट हो गया और बाद में मेरे पास पैसा आ गया। फेसलेस मूल्यांकन का है वही एक रूप है। इसी तर्ज पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने तुरंत कस्टम्स नामक एक पहल के तहत कंसाइनमेंट के फेसलेस मूल्यांकन का भी कार्य आरंभ किया है। फेसलेस मूल्यांकन मतलब फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। फेसलेस अपील में पहले क्या होता था भैया, अपील करने वाला और जिस अधिकारी के पास अपील जाया करती थी उनका पता रहता था, तो उसमें ब्राइब लेने और आपके केस को क्षति पहुंचाने की संभावना रहती थी। अब क्या कर दिया, ये नहीं पता किस टैक्स ऑफिसर के पास आपकी अपील जाएगी, और आपकी पहचान भी क्या रहेगी, गोपनीय रहेगी। फेसलेस अपील करना। करदाता चार्टर, ये आयकर अधिकारियों करदाताओं दोनों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को रेखांकित करता है। एक भैया ऑफिस में जाओगे आप कभी भी इनकम टैक्स के, तो आपके करदाता के अधिकार इसमें लिखे होंगे कि भैया, और उत्तरदायित्व लिखे होंगे अधिकारियों के, कि आपका अधिकार है कि इन अधिकारी से आप बात करके ये काम होना, या आपने जो सपोज करो मैंने अकाउंट अपडेट कराने के लिए इन्फॉर्मेशन दी तो इतने दिन के अंदर हो जाएगी आपकी, ऐसा चार्टर लिखा हुआ होता है। क्लियर? आयकर विभाग द्वारा समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने से नागरिकों के सशक्तिकरण की संभावना में भी वृद्धि होगी। अगला, ये आयकर दाताओं की निजता एवं गोपनीयता के संरक्षण में सहायता प्रदान करेगा। ये आयकर कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। जो आपसे मैं बता रहा था कि भैया मालूम रहता था कौन तो टैक्स, किसका तो केस है, कौन अधिकारी, फिर चक्कर पर जाया करता था। हाँ, तो फेसलेस अपील बहुत अच्छी चीज है। अगला और इंपॉर्टेंट, इक्वलाइजेशन लेवी, डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन द फर्म्स लाइक गूगल एंड फेसबुक, डिजिटल सेवा कर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गूगल बैठी है अमेरिका में, भारत में जबरदस्त क्या कर रही है, इंटरनेट पर एड के माध्यम से आय प्राप्त कर रही है, जबकि फिजिकली उसका ऑफिस कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ तो भैया क्या चल रहा है, सारा वर्चुअली काम चल रहा था। इन्होंने कहा भैया ये ठीक नहीं है, ये मतलब नहीं है आपके यहाँ फिजिकली ऑफिस पर्टिकुलर नहीं है तो आप सारा लाभ लेके जाओगे। तो अब ये जो एडवर्टाइजमेंट पे जो लाभ आप ले रहे हैं, इस पर सरकार ने क्या लगा दिया, आपके कर लगा दिया। इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल सेवा कर बोलते हैं। 2020 में 2% की दर से लगाया है। इसके बारे में और देख लेते हैं एक बार। देखो इसके अंतर्गत क्या था, भारत में जिनका परमानेंट स्टैब्लिश नहीं है उसके बिना भी जो सेवा प्रदान कर रहा होता है, तो ऐसे अनिवासी ई कॉमर्स कंपनियों पर यह लागू होता है। ध्यान रखना, अनिवासी ई कॉमर्स कंपनी जिनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है। ऐसे ऐसे रीजनिंग में ऑप्शंस में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें भारत में सभी गैर निवासी ई कॉमर्स संचालक या उनके द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा, आपको ध्यान नहीं होगा कि भारत में 2016 में 6% की दर से ये इक्वलाइजेशन लेवी की शुरुआत की गई थी, और ये किनके लिए की थी, भारत में जिनके स्थायी प्रतिष्ठान नहीं रखने और गैर निवासी कंपनियों पर अधिरोपित की गई थी। और ये लेवी क्या था, ये जो डिजिटल विज्ञापन के माध्यम से आय प्राप्त करते थे, और उस इनकम पर ये 6% की इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी। और इसमें उस समय शर्त एक थी भैया, जो आपको भुगतान की राशि है वह एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। उससे कम है तो आपको 6% इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगा करता था। अब 2020-21 में क्या हो गया, अब इसमें मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, अब इसमें ई कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल कर इस लेवी के दायरे में विस्तृत कर दिया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्या हुआ है अब,
ई कॉमर्स को भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया है और दायरे को विस्तृत कर दिया है। पहले क्या था, डिजिटल जो विज्ञापन सेवाएं देने वाली कंपनियां थी उन्हीं पर यह अधिरोपित किया जाता था। जैसे अमेजन वगैरह मौज ले रहे थे ना, तो उस पर यह अब DST मतलब इक्वलाइजेशन का रूप लगा दिया गया है। और इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बात चल रही है भैया, कैसे इनको भुगतान करना है और कैसे कैसे क्या पॉलिसी रहेगी, उसके लिए बातचीत चल रही है। जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे वो यही है कि अनेक डिजिटल व्यवसाय मॉडलों को उन देशों में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है जहां उनके द्वारा बिक्री की जाती है। मतलब कोई बाहर बैठा और हमारे यहाँ पर बिक्री कर रहा है, क्योंकि ये दूरस्थ बिक्री और सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच सुनिश्चित कर लेते हैं। देखो, एक अलीबाबा करके कंपनी है, निकम्मी कंपनी, भारत को बहुत क्षति पहुंचाती है। वह चाइना से क्या करते हैं, अपना सामान बेच देते हैं, हम उससे सामान मंगा लेते हैं, वो वहां से ही सामान भारत में बेच देते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के आधार पर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क के तहत इस संदर्भ में देशों द्वारा वार्ताएं की जा रही है। अब इनको मिर्ची लगी साहब, लाभ कमा रहे थे पहले, अब उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम तो बाहर बैठ के फ्री में लाभ कमा रहे हो, नहीं, कर दे के जाओ। भारत के नागरिकों से भारत की आय तुम कमा रहे हो तो भैया यहां तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसी में फिर OECD के माध्यम से हल्ला मचना स्टार्ट हो गया और आगे बात हुई कि डिजिटल फर्मों को उनकी भौतिक उपस्थिति या लाभ में ध्यान रखे बिना करों का भुगतान तो करना ही होगा। ठीक है, फिर OECD ने भैया एक ब्लूप्रिंट मतलब एक खाका भी जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला कि स्तंभ फर्स्ट में क्या करो आप साहब, डिजिटल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लाभ निर्धारण और किस देश को उन पर पहले कर लगाने का अधिकार है इससे संबंधित है। स्टेज स्तंभ 2 में इन्होंने बोला कि साहब एक ऐसा सिस्टम का इन्होंने प्रस्ताव रखा जो समग्र लाभ से मतलब उनका जो प्रॉफिट पूल से एक देश द्वारा वसूले जाने वाले कर की गणना से संबंधित होगा। मतलब ऐसा एक फ्रेमवर्क बना दो आप कि यह जो देश होगा ये इस पूल के माध्यम से, इस लैब्स के माध्यम से क्या कर लेगा, कोई सिस्टम बना दो। ये किसने कहा, ये OECD ने फिर कहा था। हम बड़े स्टॉन्च इसमें रुके हुए थे। और देखो, अमेरिका की कंपनी अमेजन वगैरह आप सभी जानते हो, उनको बड़ी मिर्ची लगी तो वहां के यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इसके ऊपर भारत पर एक जांच भी बिठा दी थी इस डिजिटल कर के संबंध में। क्लियर, चलो GST के बारे में देख लें अब। क्यों सुर्खियों में थी ये GST महाशय ने, इस व्यवस्था ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए, 3 वर्ष पूर्ण कर लिए। आप सभी जानते होंगे GST कब आया साहब, 2017 में आया और 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत आया था। और इसमें उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स, सेवा कर, विलासिता कर, लग्जरी टैक्स, ऐसे कितने लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करके एक सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार था। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का क्या था साहब, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को खत्म करके एक तरीके से एक अम्ब्रेला कर बना दिए GST। अब लेकिन भैया इसमें कुछ अप्रत्यक्ष कर थे जिनको शामिल नहीं किया गया था, जैसे कि बेसिक सीमा शुल्क हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, मानव उपभोग वाले अल्कोहल पर वैट आदि नहीं थे, मतलब शराब पर, लिक्वर पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अभी भी आ सकता है, यूं मत सोचना 3 साल हो गए तो ये नहीं पूछा जा सकता, अभी भी पूछा सकता है कि बताओ कौन कौन से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अभी भी GST के अंतर्गत नहीं आते। 1, 2 पेट्रोलियम, 3, 4 ये आपका अल्कोहल हो गया। और वर्तमान की क्या बात करें अपन, वर्तमान में सभी उत्पादों पर GST लागू है। इन्हें 5, 12, 18 और 28% 4 स्लैब के अंतर्गत बांट रखा है। अब देखो, पेट्रोलियम उत्पाद 1, अल्कोहल 2, रियल एस्टेट 3 और 4 विद्युत, इनको छोड़कर अभी भी सब पे GST लागू है, ध्यान रखना। क्लियर, पेट्रोलियम अल्कोहल तो पहले भी थे और रियल एस्टेट और विद्युत इनको इसके अंतर्गत शामिल कर रखा है। अब एक GST हमने क्या बनाई, परिषद बनाई। GST बना दी तो भैया एक परिषद बनाई, काउंसिल बनाई, जो क्या करेगी, GST से संबंधित नीतिगत नियम और कायदे पॉलिसी पे निर्णय लेगी। और यह भी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनी थी, अनुच्छेद 279A, 279 आर्टिकल, ध्यान रखना, काउंसिल का है। कौन सा, GST काउंसिल के लिए एक संवैधानिक निकाय जो GST से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्यों की अनुशंसाएं प्रदान करती है, उनको अनुशंसाएं देती है, किसको, संघ को और राज्य को। आप सभी जानते होंगे इसकी अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। ये हमारे क्वेश्चन भी आ रखा है भैया, RS में आया था। और इसके अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अगर है तो, और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। कहने का मतलब ये, यहाँ पर आ गया आपका फाइनेंस मिनिस्टर,
और ये आ गया आपका स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और इन्वेस्टमेंट। क्लियर। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसके क्या होंगे, जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह इसके सदस्यों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। इनकी अनुशंसा बाध्यकारी नहीं होती हैं। सभी निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते कि मन में आ गई तो ले गई। ये निर्णय के सदस्यों के बहुमत के माध्यम से लिए जाते हैं। कितना, 3/4, 75%। वैसे आप ये सब शब्द जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लो। एंटी प्रॉफिटरिंग, मुनाफाखोरी रोधी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई वे बिल। एंटी प्रॉफिटरिंग क्या है, कई बार क्या होता है दोस्तों, कर में कोई कमी आई और आपको इनकम टैक्स से क्या हो गया, वापस को रिफंड मिल रहा है, तो उसका लाभ क्या करते थे ये इसका जो बिजनेसमैन, आपको लाभ ग्राहकों को नहीं दिया करते थे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए मुनाफा रोधी उपाय के रूप में यूज में लिया गया और उनपे चालान काटे गए कि भैया आपको देना पड़ेगा। क्लियर। जैसे मेरी कोई फैक्ट्री है, मैंने ऑलरेडी इनपुट टैक्स का कोई लाभ ले लिया सरकार से, किसके अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत, और लेकिन वो लाभ मैंने आगे ग्राहकों को नहीं पहुंचाया, तो ये मेरे खिलाफ चालान पेश कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, देखो सपोज करो मैंने ये क्लास बनाई आपको पढ़ाने के लिए, सपोज करो कैमरा लेके आया और बोर्ड लेके आया और कुछ कंप्यूटर्स वगैरह लेके आया, इन पे ऑलरेडी मैंने जीएसटी पेड कर दिया। हाँ, मैंने अभ्युदय आईएएस के नाम से ये सारा सामान लेके आया, ऑलरेडी मैंने जीएसटी पेड कर दिया। फाइनली लास्ट में मेरी बैलेंस शीट बनी और मेरा आया कि साहब मेरा जो जीएसटी बना मान लो 100 रुपये बना। ठीक है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये जो कैमरा बोर्ड ये सारा सामान लेके आया था, इसमें 20 रुपये जीएसटी मैं पहले ही दे चुका, तो ये मुझे इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा और ये 20 रुपये ये 100 रुपये में से माइनस हो जाएगा और मुझे कितना देना पड़ेगा, 80 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ई वे बिल क्या है, जैसे कि ई वे बिल ये है कि आपको आपका सामान 10 किलोमीटर, आपके शहर में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अगर आपको बेचने के लिए भेजना पड़ता है और वो सामान 50 रुपये से अधिक है, तो ये ऑनलाइन आपके ई वे बिल निकलता है। अपने टेम्पो ऑटो वालों को पकड़ा दो, वह बिल इनके पास होना चाहिए। अभी हाल ही में देखो जीएसटी के साथ साथ क्या 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, उनको भी ध्यान रखना। एक वर्ड आएगा आपके HSN कोड। ये क्या है, ये सब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर। हार्मोनाइज मतलब समान। ठीक है, ये किसने विकसित किया है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। ये देखो 5 करोड़ से जो अधिक टर्नओवर करने वाले आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय नामकरण कोड होता है जिसके माध्यम से आप वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लियर। और कई बार क्या है, फर्जी जीएसटी इनवॉइस बना के भी लाभ प्राप्त कर रहे थे, तो वित्त मंत्रालय ने इसके लिए भी क्या किया, कॉफ पोजा के तहत उनको हिरासत में लेने के लिए नियमित कर दिया कि भैया अब ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत आपको क्या करा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब दोस्तों ध्यान रखो, वर्तमान में जो जीएसटी अधिनियम है इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। और ये जो कॉफ पोसा अधिनियम जो 1974 में आया था, इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्धन और तस्करी की गतिविधियों को रोकथाम तथा उससे जुड़े मामलों में प्रिवेंटिव डिटेशन का प्रावधान है, मतलब पहले ही किसी को बंद करने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। और हाल ही में क्या हुआ है, उच्च न्यायालय ने लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर जीएसटी की वसूली को बोला ठीक ठहराया कि भैया ये तो इस पर भी आपकी जीएसटी देनी ही पड़ेगी। और क्या बोला था इनने बोला कि साहब वस्तुओं का मतलब यही नहीं होता कि टूथपेस्ट लिया है, बिस्कुट लिया है, इसकी जो डेफिनेशन है वो समावेशी है। ये भी किसके अंतर्गत आएंगी, उन्हीं वस्तुओं की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत कहा गया था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 366 और 12 के अंतर्गत कहा गया। अगला इवेंट देखिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर और संबंध विवाद। देखो जीएसटी में क्या रहा था कि आप सभी जानते हैं जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे खत्म करके जीएसटी लगा दिए और एक जीएसटी काउंसिल बना दी, जिसके अंतर्गत कहा गया कि भैया जो भी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हटाए हैं, जीएसटी से जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा हम स्टेट्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये बात तय हुई थी। अब देखिए इशू क्या था, एक्चुअली हाल ही में मतलब पर्टिकुलर तात्कालिक समय में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए की कमी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच एक विवाद शुरू हो गया। देखो हुआ क्या, सपोज करो किसी वर्ष में मुझे 100 रुपये मिलते थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद मुझे मिले 80 रुपये, तो मैंने कहा भैया मेरा तो तुम्हारे जीएसटी लागू होने से 20 रुपये घाटा हो गया। तो केंद्र ने कहा था कि साहब चिंता मत करो, ये घाटा हम पूरा कर देंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक। क्लियर। अब आगे देख लो विवाद क्या है, इसको समझो। देखो जीएसटी आप सभी जानते हो एकल कर है, मतलब एक ही कर बना दिया जिसने अन्य अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया।
इससे उत्पाद कर जैसे कर आरोपित करने की केंद्र की शक्ति समाप्त हो गई। सेंटर जो उत्पाद कर लगाता था वो भैया खत्म कर दिया। साथ ही साथ स्टेट अब जो एंट्री टैक्स वैट आदि नहीं लगा पाएगा। क्लियर। इससे जो राजस्व का नुकसान हुआ, ये जो राज्यों की आशंकाएं थी उसको दूर करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स, कि भैया जो आपको हानि हो रही है उसको कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि देखो साहब कि यह अनुमान लगाया गया कि राज्य की जो वार्षिक राजस्व वृद्धि 14% है, ये इन्होंने कहा है, यदि किसी राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि 14% से कम है तो वह राज्य इस कानून के तहत प्रतिकर अर्थात क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य ये कि साहब हम ये मान के चल रहे हैं कि 14% आपके ग्रोथ रहेगी। 100 रुपए टैक्स था, अगले साल आपको 114 रुपए मिलेंगे। यदि 114 रुपए नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, आपको क्षतिपूर्ति देंगे। ये किसके अंतर्गत कहा गया था? कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये राज्यों को विश्वास हासिल करने के लिए ये एक्ट बनाया कि तुम चिंता मत करो भाई, इसको लागू तो करो, टेंशन हुई तो हम बैठे हैं पीछे। आगे ये कहा गया कि राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की जो अनंतिम रूप से गणना की जाएगी प्रत्येक 2 महीने की अवधि के अंत में से जारी कर दिया जाएगा। क्या जारी कर दिया जाएगा? कंपनसेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसी के तहत क्षतिपूर्ति राजस्व का सृजन जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से किया गया। ध्यान रखना, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए कहा गया। अब इसमें क्या रहा देखो, इसमें कहा कि भैया नुकसानदायक एवं विलासिता की वस्तुओं पर 5 वर्ष के लिए उपकर आरोपित किया गया। क्लियर। इसी उपकर के माध्यम से तो आपकी क्षतिपूर्ति पूरा करेंगे। वर्ष के दौरान एकत्र किए गए पूरे उपकर को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष नामक एक नॉन लैप्सेबल में जमा करना होता है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये बजट आता है ना, सपोज करो कि आपकी खाद्य कोई मिनिस्ट्री है, उसका इस बार का बजट 100 रुपए था फॉर एग्जाम्पल। यदि आपने एक वर्ष के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपए का काम नहीं लिया, जो बजट आपको अलोकेट था, सपोज करो आपने 80 रुपए लिए, तो 20 रुपए आपके लैप्स हो जाएंगे। क्लियर। क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। अब आपको जब अगले वर्ष का बजट आएगा तो उस बजट के अनुसार फिर दोबारा आपका पैसों का अलॉटमेंट होगा और फिर आप खर्चे कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये कि जो पैसा खर्च किया हुआ रह गया वो आपका लैप्स हो जाएगा। लेकिन यह जो क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया गया था, इसमें लैप्सेबल मतलब नॉन लैप्सेबल था, यह गैर व्यक्तिगत निधि के अंतर्गत आता है। अगला, ये भैया पैसा इकट्ठा कहाँ होता है? ये भारत की संचित नदी में जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर यहाँ से ये भारत की लोक लेखा में पब्लिक अकाउंट जो है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया गया। ये सारे जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, ये असर्शन रीजनिंग में तीनों चार ऑप्शंस में लाके आपको पटक देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो केवल इनको समझ लें अच्छे से, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कहने का तात्पर्य कि लॉजिकल रूप से इसको समझ लो। जैसे कि साहब एक कोष बनाया, कहाँ बनाया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनाया। यहाँ से पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लोक लेखा में ट्रांसफर करते हैं। लोक लेखा में भैया एक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया जिसमें पैसा पड़ा रहता है। क्लियर। अब हुआ क्या दोस्तों, इशू क्या उठा कि अगस्त सितंबर में 2019 में यह भुगतान देर हुआ, राज्यों ने हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया। ये इशू था। अब राज्यों का इसके प्रति क्या रुख है? देखो, राज्यों को क्षतिपूर्ति देनी तो होगी, ये केंद्र का एक नैतिक और कानूनी दायित्व है जो इन्होंने पूरा नहीं कर रहा था, ये राज्यों का कहना ही है। क्लियर। और इनका कहना है कि साहब जीएसटी जो काउंसिल बनाई है उसकी भी जो प्रभाविकता है वो इतनी नहीं है, वो भी शून्य। क्यों? राज्य क्या कहते हैं कि देखो साहब, केंद्र के पास एक, जैसे कि जीएसटी यूं मान के चलो, जीएसटी काउंसिल जो है दोस्तों, उसमें कोई भी निर्णय होगा ना, उसमें 3/4 बहुमत देखा जाता है कि 3/4 बहुमत से अगर वो पास हो गया तो निर्णय लागू कर दिया जाता है। अब इस 3/4 में से भी ध्यान रखो, जीएसटी काउंसिल में से 1/3 जो है अधिकार, मतों का अधिकार किसके पास है? सेंटर के पास है। तो कहते हैं कि साहब 1/3 तो आप ही के पास है। देखो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में ये जरूरी भी है। ठीक है। अब इसके पॉइंट पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी इतना समझ लो कि 1/3 सेंटर के पास क्या होता है? मत देने का अधिकार होता है, जिसके कारण से केंद्र के पास परिषद में निर्णय लेने के संबंध में एक आभासी वीटो आ जाता है। ठीक है। और आप सभी जानते हो कि निर्णय पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? 3/4 की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए राज्य कई बार सवाल खड़ा करते हैं कि साहब ये जो परिषद की आपका जो स्ट्रक्चर है ना, कार्य संरचना का, इस पर ये कई बार सवाल खड़ा करते हैं। ये पॉइंट्स है।
केंद्र का रुख क्या है? केंद्र ने क्षतिपूर्ति की समस्या आई थी स्टार्टिंग में, तो इन्होंने बोला साहब राज्यों को हम दो विकल्प प्रदान करते हैं, इन दो विकल्पों में से आप कोई सा चुन लीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको क्षतिपूर्ति कर देंगे। दो विकल्प ये हैं, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2। अब ध्यान रखो कि राज्यों ने ऑप्शन 1 को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन 1 हो गया जिसमें ये बोला गया भाई कि फुल जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल जो आपका रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, वो हम दे देंगे। शॉर्टफॉल ड्यू टू पेंडेमिक एज वेल जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। देखो क्या हुआ था कि आपका इस पेंडेमिक की वजह से एक तो दिक्कत आई थी वह, और दूसरा यह जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से भी पैसा नहीं आया, उसकी वजह से हम आपको वह भी पैसा पूरा दे देंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि साहब आप बोरोइंग कर सकते हो, कहाँ से? मार्केट से, सेंटर से, और आरबीआई इसको फैसिलिटेट करवा देगा। रिलैक्सेशन दिया आपको 0.5% का स्टेट से बोरोइंग लिमिट अंडर एफआरबीएम। हमने देखा था ना 200 बेसिस पॉइंट कि हमें 3% तक ही आपको एफआरबीएम के अंतर्गत अनुशासित रूप से राजकोषीय घाटा को कंट्रोल रखना है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भैया 0.5% भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। 200 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, 5% तक की बात कही गई थी। तो राज्यों ने कौन सा ऑप्शन अपना लिया? ऑप्शन 1 अपना लिया। तो ये विवाद मूलतः समाप्ति हो गया। लेकिन ये क्या आपको ध्यान में होना चाहिए, कार्य संरचना के बारे में आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। समाधान यही हुआ कि सभी 28 राज्यों और 3 विधानसभाओं ने केंद्र द्वारा प्रदान के विकल्प 1 का चयन करना ठीक समझा और गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। अब कुछ की कॉन्सेप्ट है उनको भी समझ लेना हमें चाहिए। पहला की कॉन्सेप्ट है विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन, डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस। क्या कहता है ये? यह सरकार की नीति के कारण राजकोषीय घाटे में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह धीमी वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटे में होने वाली वृद्धि से क्या है? भिन्न है, जिसे एक स्वचालित स्थिरीकारक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में संदर्भित किया गया। देखो कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि देखो हम जो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, अब उससे जो ग्रोथ हो रही है, सपोज करो उससे आपकी ग्रोथ स्लो डाउन है और आपका जो राजकोषीय घाटा हो रहा है ये उससे रिलेटेड नहीं है, उससे थोड़ा सा भिन्न है। ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में संदर्भित किया है। विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन मतलब कि राजकोष के द्वारा डिस्क्रिशनरी क्या लेते हैं, कोई प्रोत्साहन देते हैं, तो उससे होने वाला राजकोषीय घाटे का तात्पर्य ये है। क्लियर? ये आपकी नीति से संबंधित कम माना जाता है। अगला, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट, पीडीआरडी, हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा। देखो शब्द को पकड़ लो, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि सेंटर ने स्टेट को पैसा दे दिया, ठीक है, और उसके बाद भी यदि उनको राजस्व का घाटा हो रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति कहां से की जाएगी? केंद्र के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। और यह स्थानीय ग्रामीण निकाय को सहायता के पश्चात वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान का दूसरा सबसे बड़ा खंड है। फाइनेंस कमीशन द्वारा अनुशंसित अन्य अनुदान कौन कौन से हैं ये भी ध्यान कर लेना। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, राज्य आपदा राहत कोष के लिए सहायता आदि किसके अंतर्गत आते हैं? ये पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के अंतर्गत आते हैं। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, देखो ट्रेजरी जहां पर भी आ गया समझ लेना सरकारी खाते से संबंधित बात हो रही है, ठीक है। सरकारी बैंक खातों की एक एकीकृत संरचना है जो सरकारी नकदी संसाधनों का एक इंटीग्रेटेड ओवरव्यू प्रदान करता है, समय के दृष्टिकोण प्रदान करता है कि साहब देखो आपके ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में सभी जो आपके बैंक में जितना कैश पड़ा है वो ये पड़ा है। क्लियर? मोटा मोटा बात ये कि जितने भी अकाउंट है एक ही जगह करके बता दिया कि भैया तुम्हारे पास कितनी रिसीप्ट्स हैं, कितने पेमेंट्स हैं, मतलब कितनी प्राप्ति है, कितना भुगतान है, जो लेन देन है वो इसमें बता दिया जाता है। और एक ही जगह से क्या होता है कि आप एक ही बार में अपना पूरा रिसीप्ट्स और पेमेंट को देख सकते हो, ये इससे लाभ होता है। ऋण जीडीपी अनुपात, ये हमने वैसे देख लिया था, एक बार इसके कुछ फैक्ट देख लो। भारत का ऋण जीडीपी अनुपात कितना है? 56% है। और यदि आप उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ये अनुपात देखते हो तो कितना आता है? 150 से 200 के बीच चलता है। कितना चलता है? 150 से 200 के बीच चलता है। ऋण जीडीपी अनुपात आर्थिक उछाल की अवधि के दौरान बढ़ता है और इकोनॉमिक मंदी मतलब आर्थिक मंदी के दौरान इसमें कमी होती है। देखो क्या होता है जब बूम होता है ना चारों तरफ, तो लोग काम धंधा बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं? खूब लोन लेते हैं, क्या लोन वगैरह लेते हैं, तो ऋण आपका बढ़ता है। ऋण जीडीपी अंतराल, क्रेडिट टू जीडीपी गैप, ये गैप के बारे में बता रहा है कि कितनी जीडीपी, कितना आपने ऋण लिया, उसके बीच के अंतराल को बताता है। ये बता रहा है कि साहब एक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक ऋण वृद्धि एवं संकट के पूर्व लक्षण के रूप में विस्तृत प्रणालीगत जोखिम को इंगित करता है कि देखो आपकी सपोज करो जीडीपी तो 100 रुपए है और आपने आपका ऋण कितना है साहब? 80 रुपए है। तो ये जो गैप जो आपका 20 रुपए रह गया ना, तो ये कह रहा है कि साहब ये गैप आपका कम होता जा रहा है। तो ये आपको जोखिम की ओर बताता है कि साहब अब जो ऋण आप ले रहे हो ये जोखिम की ओर जा रहा है, चुकाओगे कहाँ से? क्लियर?
बेसल थ्री क्या करता है, बैंकिंग में आपको रेगुलेटरी कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ आपको गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड कराता है। स्विट्जरलैंड में ऐसा भी बेसल बेसल थ्री क्या बोलता है, इसके अंतर्गत ऋण जीडीपी अनुपात और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के मध्य के अंतर का उपयोग काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर्स के निर्माण के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में किया जाता है, ट्रिपल सी बी के रूप में किया जाता है। ट्रिपल सी बी का उद्देश्य प्रणालीगत जोखिमों की शुरुआत में ही बैंकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बताया गया था। क्लियर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यह विनिर्मित उत्पादों की बजाय इनपुट्स पर उच्च कर की व्यवस्था को संदर्भित करता है। सिंपल है, इसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, हम जो घरेलू लोग पैसा जमा करते ना, देखो आज ही न्यूज में आया था कि हमारी 22% हो गई है इस बार, जो बढ़ के 2018-19 में जीडीपी का 7.2% था, जो बढ़कर वर्ष 19-20 में 7.7% हो गया। क्लियर। अब जैसे हम जो हमारी जमाएं करते हैं ना, वो सारे इसके अंतर्गत आती है। बैंक में मैंने कोई पैसा जमा किया, मैंने कोई म्यूचुअल फंड में, कोई डेब्ट सिक्योरिटीज में, कोई पेंशन फंड में, कोई बीमा में, कोई छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है, तो ये मेरी सारी सेविंग्स कहलाती है। कौन सी? हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग कहलाती है। और ये जो बेटा, ये जो घरेलू वित्तीय बचत है ना, ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा रेशियो है भारत की सेविंग्स में। जो भारत के लोगों की जो सेविंग करने की प्रवृत्ति है, बहुत बढ़िया प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से हम अच्छे अच्छे संकट झेल जाते हैं। और ये जो आपको वित्तीय ऋण कौन देता है, बैंक दे रहे हैं, एनबीएफसी वगैरह दे रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। मूल बात आपको ध्यान में आएगी। कारण क्या बताया इसके पीछे? वर्ष 2019 में अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन, गिरावट के कारण बैंकों की ऋण वृद्धि में कमी आई है। देखो, स्लोडाउन की वजह से लोन भी कम गए और लोगों ने पैसा बचत करना भी शुरू किया, है ना, कि बुरा समय भैया बचा के रखो। देश के बचत परिदृश्य में भारतीय परिवारों को योगदान कितना है? लगभग 60% है। अगला, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर मैप। देखो, शब्द को पकड़ो, पारस्परिक समझौता प्रक्रिया। देखो, दो लोग आपस में राजी होके बैठ रहे हैं और तय कर रहे हैं कि भैया समझौता कर लो, कि दिक्कतें हैं जिनको सुलझा लो। और ये किससे रिलेटेड है? ये आपके जो कर संधि हुई है, टैक्स एग्रीमेंट हुए हैं, मैप। लेकिन टैक्स एग्रीमेंट किस में हुए हैं? दो देशों के मध्य हुए हैं, उससे संबंधित है। दो देशों के बीच में कोई कर संबंधी विवाद है तो मैप के अंतर्गत बैठेंगे, सुलझाएंगे। हमारे इस जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है, इसके लिए हमारा जो सीबीडीटी है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, उसने अपने आयकर नियमों में संशोधन किया है। और इन संशोधन के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि भैया मैप के तहत जो भी विवाद आएंगे उसको हम 2 वर्ष के अंतर्गत या 24 महीने की समयावधि के अंदर सुलझा लिया जाएगा। क्लियर। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है। 1976 में स्थापित किया गया था, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। इसके अधिदेश से विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, सुधार में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को सहायता करना है। मतलब R&D करेगा, आपको बताएगा भैया पॉलिसी के रिलेटेड, पॉलिसी कौन सी? फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसी के बारे में। चलिए, ये हमारा पार्ट खत्म हुआ है। ऐसे दोस्तों, ये पहला फिनिश हुआ है, इसमें 10 पार्ट हैं। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि बाकी के पार्टों को भी लंबी लंबी क्लास लेके फटाफट आपको खत्म कर दूं। चलिए, इसको एक बार देख लेना, एक बार अवश्य इसको 1 या 2 बार लेक्चर को देखना। क्या होगा, मैंने जो कीवर्ड आपके साथ डिस्कस किए तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। सुन लोगे, देखते हुए इस लेक्चर को ले लोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। नोट्स बनाने में मत फंसना, बस पढ़ते रहो इसको। 1-2 बार देख लोगे तो तुम्हें विषय ध्यान में आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।